व्यंगधारा समूह की यह 153वीं गोष्ठी है। हम लोग कोरोना में 20 से निरंतर गोष्ठी कर रहे हैं और आज तक चल रही है। इसके इन गोष्ठियों में अलग अलग फॉर्मेट थे। हम महत्व व्यंगकार, एक व्यंगकार पर केंद्रित बातचीत करते थे। पुनर्पाठ, उस पर हम जो हमारे वरिष्ठ लेखक हैं हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, इन पर बात की। और पिछले हफ्ते हमने श्रीलाल शुक्ल पर बातचीत की। हम मित्रों की रचनाओं पर बातचीत करते थे, उन पर विमर्श करते थे। हम आलोचना को केंद्र में रखकर व्यंग्य के जितने भी लगभग हर विषय पे हमने बातचीत की है और हमारे जो साथी विद्वान वो बात करते थे। और आज जिस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं परसाई जी पे केंद्रित, यह हमने जनवरी से यह श्रृंखला चालू की है। जनवरी 2023 से 23 अगस्त 23 से परसाई जी की जन्म शती आरंभ हो रही है, किंतु हम सब मित्रों और अनेक संस्थाएं ने जनवरी 23 से ही उनकी जन्म शती मनाना चालू कर दिया है। और इसी श्रृंखला में हम महीने के चौथे रविवार को परसाई जी पर केंद्रित बातचीत कर रहे हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च, और यह चौथी गोष्ठी है। जनवरी की पहली कड़ी में हमने आज परसाई को याद करना क्यों जरूरी लगता है, इसमें शिवराम त्रिपाठी जी, नवनीत शर्मा जी और प्रेम जैन जी, इन्होंने अपनी बात रखी थी। नवनीत शर्मा जी नहीं आ पाए थे उस वक्त, तो वहाँ पर बर्फ गिर रही थी धर्मशाला में और उनका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो अनुपस्थित हो गए थे। दूसरी कड़ी में परसाई जी का व्यंग और समय, इसमें राजेंद्र वर्मा जी, नवनीत शर्मा और सुरेश कांत जी। और तीसरी कड़ी में व्यंग में विचारधारा और परसाई, श्रीकांत आप्टे, विनोद साहब और श्री अश्वनी कुमार दुबे जी ने इन विषयों पर बातचीत रखी थी। और आज विषय है हरिशंकर परसाई, विचार, विषय और भाषा। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो वक्ता हैं, दो वक्ता हैं ऐसे जिन्होंने परसाई जी से मुलाकात की है, परसाई को देखा है, पास से बातचीत की है और बहुत करीबी से उनको समझा है। हमारे समूह में विमर्श के लिए पहली बार आ रहे हैं राजीव शुक्ल जी, राजीव कुमार शुक्ल। आप आकाशवाणी में अपर महानिदेशक दिल्ली में पदस्थ थे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। और सेवा, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवा के दौरान में जबलपुर में काफी समय तक, लंबा समय, इनके मित्र यहाँ पे थे, सब लोग इन थे, तो इन्होंने दिल्ली को छोड़कर जबलपुर रहना स्वीकार किया और अपने मित्रों के बीच में रह रहे हैं। और जब वो जबलपुर में पदस्थ थे तो परसाई जी से, अब उसकी गिनती नहीं कर सकते, हमेशा बातचीत होती रहती थी। आकाशवाणी में थे, अनेक रचनाओं पर इन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग भी की है और काफी विमर्श हुए। तो यह राजीव शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय है। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े थे, उसके बाद फिर आप इनके पिता मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश के बाद जबलपुर में भी रहे और जबलपुर में जे आज भी जबलपुर में को ही स्वीकार किया। कुंदन सिंह परिहार को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पुराने साथी हैं, आरंभ से जुड़े हुए हैं, अनेक बार हमने हमारी चर्चाओं में शामिल हुए और महत्व व्यंगकार में पहले लेखक थे समूह के। दूसरी बार हमने संतोष खरे पर बातचीत की थी। और तीसरे साथी हमारे दुर्ग से विनोद साय, इन्हें भी आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इनकी विचारधारा को जानते हैं, इनके लेखन को जानते हैं। आप हमारे सभी साथी लगभग परिचित हैं। तो मैं आज जो विषय है हरिशंकर परसाई, विचार, विषय और भाषा, हमने परसाई जी या अन्य लेखकों के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की है।
अनेक लेखकों के बारे में या जिस केंद्र में रहते, चाहे परसाई जी पर बातचीत हो, चाहे शरद जोशी पर बातचीत हो, रविन्द्रनाथ त्यागी पे हो, पिछले बार श्रीलाल शुक्ल पे हो, इनकी भाषाओं पे बातचीत की है, इनके विषयों पे बातचीत की है। और जब विचार पे बात आता है तो विचार में परसाई अलग दिखते हैं। लोगों ने लिखे हैं, शरद जोशी ने लिखा है, रविन्द्रनाथ त्यागी ने लिखा, किंतु जब विचार आता है तो विचार में पूरी तरह से परसाई जी का लेखन मनुष्यता के पास घूमता है, सामाजिक विसंगतियों के पास घूमता है, राजनीतिक विसंगतियों के पास घूमता है, और वहां से वो एक मनुष्यता के पक्ष से, शोषित मनुष्य के आदमी के पक्ष में बात करते दिखते हैं, पीड़ित आदमी के पक्ष में बात करते दिखते हैं। और यहीं से वो अपनी विचारधारा को, उनकी विचारधारा एक बमबंद की विचारधारा थी और उसको बहुत खुले दिल से वो स्वीकारते भी थे, और उस पर ही, किंतु परसाई जी एक ऐसे लेखक थे अपने विचारों के साथ मनुष्यता के या समाज में जो विसंगतियां हो रही हैं या जहां भी जो विसंगतियां दिख रही हैं उसके पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए, उस पर कभी पर्दा नहीं डाला, उस पर कभी धूल झोंकने की कोशिश नहीं की। परसाई जी विचार वामपंथी होने के बाद भी वामपंथ के जो लेखक थे, जो भटक गए थे, चाहे वो अति क्रांतिकारी हो या एक क्रांतिकारी की कथा हो या ऐसे तमाम कई लेख है, जो उस जो भटके हुए लोग हैं वो थे, उस विचारधारा को माने, उन पर भी व्यंग लिखा है। और जहां तक भाषा है, मतलब इन चीजों पर हमारे साथी लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं तो एक थोड़ी सी भूमिका में बात कर रहा हूं कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के में हमारा आकलन यह रहता है कि बहुत अच्छी भाषा होगी, उसका सौंदर्य सामने आएगा, उसकी एक मुहावरे सामने आएंगे, किंतु परसाई ने भाषा, उनकी अपनी भाषा थी, उन्होंने इस बात को भाषा के सौंदर्य पर बात नहीं की, उन्होंने कभी भाषा के सौंदर्य के पीछे भागे। उनके जो लेख हैं आम जनता के लेख हैं, आम पाठक की भाषा है, जो छोटे लोग हैं जो वो भाषा बोलते हैं उनकी भाषा है, और उनकी भाषा में ही वो उनके प्रति जो चिंता है, जो विसंगतियां है, जो पीड़ित वर्ग है उसकी बात बोलते हैं वो। और उनका मूल उद्देश्य था, परसाई जी का मूल उद्देश्य था कि हमारे विचार के साथ हमारा विषय सामने आए, हमारा जो उद्देश्य है लेखक का वो सामने आए, जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो हम सबको दिखे। और परसाई जी के जीवन में भी यही बात रही है, जैसा वो दिखते थे लगभग वैसा ही रहते थे। लगभग का मतलब ये है कि कुछ लोग उन पर कुछ चीजों पर टिप्पणी करते हैं, किंतु वो जैसे दिखते थे वैसे लिखते थे, और अंत तक उन्होंने अपने इस धर्म को, लेखन को बहुत ईमानदारी के साथ निर्वाह किया है। और इन सब के साथ हम आज की विमर्श गोष्ठी को आरंभ करते हैं। हमारे बीच में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार जी से आग्रह करता हूँ। परसाई जी, हम लोग 73-74 में बेंगम बैठते थे, बेंगम के साथ परसाई जी और हमारे परिहार जी बहुत आना जाना था, उन्होंने काफ़ी देखा है, उनके लेखन को पढ़ा है, उनको समझा है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आज का विषय हरिशंकर परसाई, विचार, विषय और भाषा पर अपनी बात रखें। श्री कुंदन सिंह परिहार। सर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा परिहार सर, आपका ऑडियो बंद है। अब हो गया? जी जी जी। परसाई जी मेरे लिए एक अजूबा जैसे रहे हैं। व्यक्ति इतने
मामूली पृष्ठभूमि से और इतने कष्ट सहकर आगे भी मामूली नौकरियों में रहे, और उसके बाद उसकी वाणी में और उसकी लेखनी में इतनी ऊर्जा रहे और इतना वो अपने उसूलों के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए डटा रहे हमेशा। और हम लोग चूंकि जबलपुर के हैं, इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने कितने यहाँ पर लोगों को नाराज किया, कितने खतरे उन्होंने यहाँ पर उठाए, और वो बाद में मूर्त भी हुए, बाद में सामने भी आए, उनकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो मेरे लिए परसाई का जीवन एक अजूबा जैसा रहा है, समझना बहुत मुश्किल रहा है। अब भी सोचता हूँ तो कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। 1944 में परसाई जी जबलपुर आए, यहाँ पर टीचिंग की उन्होंने नौकरी की, और यहाँ आने के बाद वो जो प्रहरी यहाँ पर अखबार निकालते थे वो अन्य मित्रों के साथ, तो उससे वो जुड़े, और यहाँ पर मूल रूप से वो समाजवादियों से जुड़े। दो चार लोग, एक मेयर थे यहाँ पर जो जबलपुर के, भवानी प्रसाद तिवारी जी, कुछ और विद्वान बहुत यहाँ के थे जिनसे उनका जुड़ा हुआ, रामेश्वर गुरु थे, कुछ अन्य लोग थे, सवाईमल जैन थे। तो इन लोगों के, समाजवादियों के संपर्क में वो आए, और ऐसा लगता है कि उसी से उनके जो विचार हैं वो समाजवाद की ओर जो बढ़े और बने, वो उसी से हुआ। तो धीरे धीरे वो विचारधारा उनकी बनी, और जैसा कि मैंने कहा कि कठिनाइयों से बहुत वो गुजरे थे, उसके बारे में उन्होंने गर्दिश के दिन में लिखा भी बहुत है, लेकिन एक दृढ़ता, एक मजबूती उनके चरित्र में हमेशा रही, जो हमें हमेशा दिखाई पड़ती है। उसके बारे में मैं उन्हीं के जो शब्द हैं वही पढ़कर आपके सामने दो तीन वाक्य हैं वो बताऊंगा। वो लिखते हैं कि इस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है, लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व निर्माण से इनका गहरा संबंध है। कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने और कही कि साहित्यकार को सामान्य जनजीवन के सुख दुख में भाग लेना चाहिए, उसी स्तर पर जीना चाहिए, तभी उसके साहित्य में सत्य उभर कर आएगा। एयर कंडीशनड कमरे में वह यूटोपिया के ख्वाब देखेगा। जो कैरियर की धुन में है उसे तो एकदम साहित्य रचना बंद कर देना चाहिए। साहित्य रचना तपस्या तो है ही, इसमें मिटना तो पड़ता ही है। तो हमारे सामने परसाई जी, इन वाक्यों की तरफ अगर आप ध्यान दें तो परसाई जी एक आइडॉल के रूप में, एक मानक के रूप में हमारे सामने आते हैं कि कैसा साहित्य का जीवन होना चाहिए, क्या उसको तपस्या करनी पड़ती है, क्या उसको त्याग करने पड़ते हैं, किस तरह का जीवन उसे जीना पड़ता है, और उसी के अनुरूप वो जीवन भर जिए और उसी के अनुरूप उन्होंने लिखा। मैं कुछ अन्य विद्वान जो हैं जिन्होंने के उनके परसाई जी के ऊपर लिखा, उनके कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर शिव कुमार श्रीवास्तव, जो कि वाइस चांसलर थे सागर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में लिखी हैं। जो परसाई के बचपन और किशोर वय के बारे में जानते हैं वे अच्छी तरह समझ सकते हैं गरीबी, अभाव और सामाजिक वैषम्य में गुजरे बचपन और कैशोर्य ने उनके मनोसंसार की रचना की थी। उन्हें अभावग्रस्तों, दलितों, शोषितों और सर्वहारा से जोड़ा था। उन्हें संघर्ष करने की क्षमता से, ऊर्जा से संपन्न किया था। कई बार गरीबी, दैन्य, अभाव व्यक्ति को आत्महत्या, आत्मदया से हीन भावना से ग्रसित करता है। अब यहीं से वो जो परसाई के चरित्र का रहस्य है उसको, उसके बारे में संकेत करते हैं। ये तो वो सारी चीजें हैं जो परसाई ने झेली और भोगी, किंतु जो खास बात है वो ये, वो लिखते हैं कि लेकिन जिनमें जिजीविषा होती है उन्हें जूझने के लिए प्रेरित करता है। परसाई जिस मिट्टी के बने थे उसमें आत्मरति, आत्ममोह या आत्मदया के लिए गुंजाइश नहीं थी। उस मिट्टी ने उन्हें दलित, शोषित, पीड़ित मानव के पक्ष में कलम का हथियार की तरह उपयोग करते हुए
योद्धा के रूप में खड़े होने का ओज और तेज दिया। शोषित समाज से संवेदना के स्तर पर जुड़ा व्यक्ति उत्पीड़ित के प्रति जब करुणा से भाव वेशित होता है, तभी उसके मन में शोषक के प्रति आक्रोश जन्म लेता है। परसाई ऐसे सात्विक आक्रोश के वैयक्तिकरण थे, इसलिए मैं मानता हूं कि उनका लेखन मूलतः करुणाजन्य है। परसाई का सोच था कि शोषण के जटिल तंत्र से धर्म और धर्मांधता जिसका समर्थन करती है, अकेले नहीं लड़ा जा सकता। उससे संघर्ष में समस्त शोषितों की साझेदारी अनिवार्य है। तो ये धीरे धीरे समाजवाद की ओर उनका झुकाव हुआ, और समाजवाद के जो सिद्धांत हम जानते हैं वो उनकी ओर उनका फिर मुड़े। वो जो सामाजिक समानता की जो बात है, न्याय की जो बात है, उसकी ओर परसाई जी का झुकाव हुआ। तो और धीरे धीरे चीजों को उन्होंने समझना शुरू किया। अन्य जो बातें हैं उनको मैं आपको बताऊं। शिव कुमार जी के अलावा धीरे धीरे फिर वो अन्य यहाँ जबलपुर में कम्युनिस्ट के भी संपर्क में आए। यहाँ पर महेंद्र वाजपेयी एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत जाने माने। उनसे उनका संपर्क हुआ, और उनका लिखना है महेंद्र जी का कि कुछ समय के लिए परसाई जी मेंबर भी रहे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उस समय के संबंध में कुछ खास बात यह है कि मेरा ऐसा सोचना है कि खास तौर से व्यंग्यकार जो होता है वो अपने आप एक स्टेज के बाद एक एक्टिविज्म की ओर या एक्टिविस्ट होने की ओर वो उन्मुख होने लगता है। वो जो कुछ लिखता है उससे उसको संतोष नहीं होता, और धीरे धीरे कुछ समाज में जाकर कुछ करने की उसकी इच्छा होने लगती है। तो वो चीजें फिर धीरे धीरे परसाई जी के चरित्र में नुमाया होने लगी थी, दिखाई पड़ने लगी थी। वो हम देखते हैं कि जो वाजपेयी जी ने जो लिखा, यहाँ पर आपको पता होगा जबलपुर में 61 में एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसे उषा कांड कहा जाता है यहाँ जबलपुर में। तो उस समय बहुत डिस्टर्बेंस जबलपुर में हुआ था। फिर यहाँ की जो रिपोर्टिंग में कुछ पक्षधरता हुई थी, उसके संबंध में रिपोर्ट जबलपुर से गई थी, और पंडित नेहरू ने एक कमेटी यहाँ भेजी थी जांच के लिए। तो उसमें सुभद्रा जोशी, सुशीला नैयर, गुरमुख सिंह मुसाफिर और बेगम किदवई ये सदस्य बनकर आए थे। उस समय के बारे में कोई 4-6 पंक्तियां वाजपेयी जी ने लिखी हैं, जो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, जो परसाई जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। और मैं वही बताना चाहता हूं कि किस तरह से आदमी लिखते लिखते, कलम चलाते चलाते धीरे धीरे एक्टिविज्म की तरफ बढ़ने लगता है। और संसार में ऐसे बड़े लोगों के, बड़े लेखकों के बहुत से उदाहरण हैं, जब वो अपने कमरे से बाहर आए, अपने फील्ड से बाहर आए, और उन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रिस्क भी लिया और हिस्सा भी लिया। तो मैं ये 5-6 पंक्तियां पढ़कर उनके बारे में आपको सुनाता हूं कि जब वो कमेटी यहाँ पर आई जांच पड़ताल करने के लिए, 1961 की ये बात है, तो वाजपेयी जी ने लिखा, इन सब कार्यों में परसाई जी नियमित हम लोगों के साथ मुस्लिम इलाकों में जाते थे। जिनके मकान जल गए थे और वे निराश्रित होकर शरणार्थी शिविरों या बाड़ों में रह रहे थे, उनकी मदद के लिए हम इलाकों में जाते थे, और परसाई जी हमारे साथ होते थे और लगातार उसमें हिस्सा लेते थे। इसी वजह से परसाई जी कई बार सांप्रदायिक तत्वों के आक्रोश का शिकार हुए। ये एक ऐसा समय था, 1 साल का, जब सांप्रदायिकता का जहर का असर जबलपुर और आसपास के इलाकों में व्यापक रूप से फैला था। इस सांप्रदायिक जहर को समाप्त करने के लिए और फिर से सांप्रदायिक सद्भाव निर्मित करने के लिए लगभग 1 साल तक अथक परिश्रम हम लोग करते रहे। वो एक चीज है जो कि मैंने देखी है कि अच्छा जो लेखक होता है, जो ऊर्जावान लेखक होता है, फिर अपने टेबल राइटिंग जिसको हम कहते हैं, उससे संतोष होता नहीं है।
और बाहर की दुनिया में निकलकर वो फिर कुछ सार्थक काम जो है वो करना चाहता है। तो ऐसा ही परसाई जी के साथ हुआ। मुझे ऐसा लगता है, ये एक खास बात ये है कि बार बार जो दोहराई जाती है परसाई के संबंध में, वो ये कि परसाई के ऊपर बहुत परेशानियां आई, खुद उनने नौकरियां झेली, और जो जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी वो आपको उन सारी चीजों का पता है। लेकिन फिर भी वो कभी टूटे नहीं, कभी निराश नहीं हुए। कभी डिप्रेशन की कुछ समय था जब डिप्रेशन में गए थे, वो हम लोगों को मालूम है। लेकिन अधिकतर समय वो सारी चीजों को सामने से झेलना, मुकाबला करना, और अपनी ताकत को, क्योंकि वो तो मत्स्यजीवी थे, अपने कलम पर ही जीवित रहते थे, तो इसलिए उसी से कमाई करते थे। तो इसलिए वो हमेशा अपनी जो एक रेजिस्टेंस है और अपनी जो ताकत है वो हमेशा बनाए रखते थे। उनके ऊपर अब जैसे कि आप देखें, कुछ उनकी रचनाएं हैं जिनमें वो चीज प्रतिबिंबित होती है, जैसे कि चूहा और मैं। तो उसमें आप देखते हैं कि चूहा निरंतर उनको तंग करता है, और वो अंत में कहते भी हैं कि हम में, मनुष्य में इतना भी ताकत नहीं है कि वो एक चूहे के बराबर हो सके। वो, मैं उनके वही पंक्तियां पढ़ लेता हूँ। मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा। तो मतलब कहने का यह है कि उन्होंने हमेशा इस बात को कहा, गर्दिश के दिन में भी उन्होंने यही लिखा कि आदमी को संघर्ष करना चाहिए, कितना भी कठिनाई हो, लेकिन और संघर्ष भी अकेले नहीं, मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर समूह के रूप में संघर्ष करना चाहिए, तभी उसको सफलता मिल सकती है। आपने पढ़ा होगा कि जब वो जबलपुर आए थे 1947 में, तभी उन्होंने पहली अपनी कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था पैसे का खेल। तो पैसे का खेल में ही उनका जो उन्मुखीकरण था, जो ओरिएंटेशन उनका था समाजवाद की तरफ, वो साफ दिखाई पड़ता है। जिसमें एक सेठ जो गरीब एक परिवार है, वो एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, सामने दुकान सजी हुई है, दिवाली का पूजन होने वाला है, और बच्चा भूखा है, माँ है उसकी साथ में। तो वो बच्चे के कहने पर उसको खरीद कर लाई देती है 2 पैसे की। इतने में उस दुकान का मालिक सेठ आता है, वो नेता भी है और सेठ भी है। तो उसकी जो कार है, चमकदार कार, उसको वो बच्चा छू देता है, और उसके फलस्वरूप वो ड्राइवर उसको थप्पड़ मारता है, उसको हाथ में झटक देता है, जिसके कारण उसकी जो लैया है जिसको वो खा रहा था वो गिर जाती है। तो उस पर एक परसाई जी ने सबसे पहले वो उनकी कहानी जो 47 में लिखी थी उन्होंने, वही दिखाती है कि उनके ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था, और फिर धीरे धीरे उसी ने ग्रो किया, वही चीजें जो है वो लगातार बढ़ती गई। इस संबंध में थोड़ा सा मैं आपको रचनाओं के बारे में पढ़ने से पहले कुछ कमलेश्वर की टिप्पणी भी परसाई जी पर है जो मुझे मिली, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने परसाई जी के संबंध में क्या लिखा है। कमलेश्वर जी लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नवजागरण की जो भारतीय परंपरा है, वो नवजागरण से जोड़ते हैं परसाई को। वो उनको सामान्य लेखक नहीं मानते हैं। जो रेनेसां कहलाती है, तो वो रेनेसां से जोड़ते हैं कि हमारे हिंदी की जो रेनेसां है वो परसाई जी के कारण हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि नवजागरण जागरण की जो भारतीय परंपरा है, अलग जो वैचारिक परंपरा है, जो अंधवादिता, धर्मांधता, आध्यात्मिकता के से अलग रचनाकारों की एक पूरी परंपरा दिखाई पड़ती है, जिसमें नवजागरण के रचनाकार शामिल हैं। उनमें निश्चित रूप से परसाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुश्किल यह है कि नवजागरण के इन अग्रदूतों को हमने केवल साहित्य में कैद कर दिया है। कबीर भी साहित्य में कैद होकर रह गए। हदें इस तक सीमित होती चली गई कि परसाई केवल व्यंगकार रह गए, परसाई केवल रचनाकार रह गए, और परसाई केवल जबलपुर के रह गए। सही बात यह है कि परसाई पूरे भारतीय नव जागरण की चेतना के अग्रदूत हैं। परसाई केवल एक ऐसा लेखक
इस पूरे हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी जिसे आलोचक की जरूरत नहीं पड़ती। परसाई के व्यंग्य में अधम विधा पहले व्यंग्य को माना जाता था। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा, साहित्य शास्त्र में व्यंग्य या हास्य को अधम विधा माना गया है। से निकलकर, अधम विधा से निकलकर एक धर्म की विधा बना दिया व्यंग्य को। धर्म की, कर्तव्य की, हमारी चेतना की, हमारी उपचेतना की, हमारे व्यक्तित्व की विधा बना दिया। मैं जब अब थोड़ा सुने इसको आप, कि मैं जब परसाई को पढ़ता था तो मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए मेरी कहानी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कहीं कोई उलझी हुई स्थिति नहीं, कहीं पर कोई बेकार की उक्तियां नहीं, कहीं पर खामखा की बात नहीं, कहीं शब्दों का अतिरेक नहीं, कहीं भावनाओं का उद्रेक नहीं, मजे मजे से कहते हुए चलते चले जा रहे हैं। दूसरी बात एक और जो कि हमारे सोचने के लिए उन्होंने रखी, कई लोग इस पर असहमत हो जाते हैं, लेकिन उनकी बात सुने। कोई लेखक वामपंथी हुए बगैर जीवित नहीं रह सकता। वो चाहे अपने को सौंदर्यवादी लेखक कहे, चाहे ललितवादी लेखक कहे। आगे वो कहते हैं, परसाई ने हमेशा भीतर की सच्चाई को पकड़ने की कोशिश की। परसाई उस आहत, शोषित और पीड़ित मनुष्य की आत्मा के निर्माता थे। उनकी रचनाएं हमें करुणा के उस दलदल से निकालकर, उस भावुक लिजलिजेपन से निकालकर कहीं न कहीं हर आदमी के मन में एक हिमालय पैदा करती हैं। उसमें वो हमारे साथी जो है सेवाराम त्रिपाठी, उनको भी कोड करते हैं कमलेश्वर जी। कहते हैं कि सेवाराम जी ने लिखा है कि परसाई का गद्य हमारे जीवन संग्राम का गद्य है, उससे वो सहमत है। आगे वो कहते हैं कि परसाई के बारे में कहा गया कि वे एक वन मैन आर्मी थे, वे पूरी एक सेना थे। परसाई की शख्सियत और परसाई का व्यक्तित्व इसीलिए शायद सबसे बड़ा है कि उन्होंने अपने विचारों को कभी भी विकलांग नहीं होने दिया। उन्होंने दैहिक विकलांगता मंजूर कर ली, लेकिन वैचारिक विकलांगता कभी भी मंजूर नहीं की। परसाई की जो सबसे बड़ी देन है वह यह है कि परसाई ने एक पूरे दौर का निर्माण किया। पूरे दौर के वैचारिक निर्माण की पृष्ठभूमि जो परसाई ने पैदा की है, वो आज भी हमारे पास मौजूद है। आने वाली सदी का आदमी परसाई को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सारी बातें परसाई जी की रचनाओं के बारे में कही गई हैं। अब उनके जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जो अलग अलग उनकी रचनाएं हैं, उनके ऊपर विचार करने से शायद समय ज्यादा हो, इसलिए अब थोड़ा भाषा के संबंध में जो अनेक लोगों के विचार हैं उस संबंध में भी हम देखें। भाषा के संबंध में कुछ तो परसाई जी ने स्वयं कहा है। भाषा के संबंध में आने से पहले एक अजय तिवारी बहुत हमारे अच्छे आलोचक हैं, उनके कुछ 1-2 बातें हैं परसाई के संबंध में, उनको मैं बताना चाहूंगा। हिंदी में व्यंग्य की परंपरा थी, वो लिखते हैं, कबीर, गालिब, भारतेंदु निराला आदि इसके गौरव शिखर थे। परसाई ने उस परंपरा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, उस पर गर्व करते हुए एक नई मंजिल तक उसका विकास किया। लेकिन यह मंजिल इतनी ऊंची है कि उनके बाद कोई दूसरा उसके आसपास तक जाता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता। परसाई जी ने 1947 में लिखना शुरू किया। राजनीति, अपराध, भ्रष्टाचार, इनका परस्पर संबंध, सांप्रदायिकता, रूढ़िवाद, साहित्यिक अवसरवाद, मध्यवर्गीय कायरता, साम्राज्यवादी लूट और अपसंस्कृति, स्वाधीन भारत की असंगतियों का कोई उल्लेखनीय पक्ष उनके निशाने से चूका नहीं। इन असंगतियों की जैसी भरी पूरी तस्वीर परसाई जी के गद्य में है, वैसी नागार्जुन की कविता को छोड़कर दूसरी जगह नहीं है। ये सारी बातें परसाई के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में कही गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि वे समाजवाद के पक्षधर थे और इसीलिए उसी तरह की रचनाएं उनकी देखने को मिलती है। अब जहां तक उनकी भाषा के संबंध में बात है, अनेक लेखकों ने कुछ टिप्पणियां उनके बारे में की हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत अच्छी टिप्पणियां हैं। पहली तो अजय तिवारी की ही है, जिनका अभी कुछ अंश मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि स्वभावतः कला में अभिव्यंजक गुण का संबंध लेखक की रचनात्मक अंतर्दृष्टि से होता है। अंतर्दृष्टि जो होती है वही उसकी अभिव्यंजना को या जो उसकी व्यक्तित्व करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है, व्यक्त करने की जो क्षमता होती है। जिनमें वह अंतर्दृष्टि जितनी धुंधली होती है, जिन लोगों में अंतर्दृष्टि धुंधली हो या विचार धुंधला हो, आप कह सकते हैं, वे भाषा की चकाचौंध, शिल्प के चमत्कार का उतना ही अधिक सहारा लेते हैं। परसाई जी शिल्प या भाषा की स्मार्टनेस के पीछे नहीं दौड़ते, जैसा उनके पीछे आने वाले अनेक व्यंग्यकारों में दिखाई पड़ता है। परसाई जी व्यंग्य लिखते हैं पर व्यंजना नामक शब्द शक्ति से अधिक एक सीधे अर्थ की सटीकता पर भरोसा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि अभिधा की भूमि पर पूरी मजबूती से पांव जमा कर परसाई जी अपने व्यंग्य का कमाल दिखाते हैं। यह साहित्य संबंधी एक पूरी सौंदर्य दृष्टि है। उनकी उनकी जीवन उनकी कला जीवन के यथार्थ पर मजबूती से खड़ी रहकर अपना चमत्कार दिखाती है। हंसी आए, आगे वो कहते हैं कि हंसी आए यह उनका मूल उद्देश्य नहीं है, हंसी आती है यह अतिरिक्त गुण है। ये स्वयं परसाई जी ने कुछ वाक्य अपने भाषा के बारे में कहे। उनका कहना है कि एक ये चौबे जी को, प्रभाकर चौबे जी जो रायपुर के थे, उनको दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि आपका कहना सही है कि मेरे व्यंग्य में खुलासा अधिक रहता है, एक सहज भाषा जिसमें मैं अपनी बात अधिकार पूर्वक और प्रभावशाली ढंग से कह सकूं, ऐसी भाषा मैंने अपनाई। मेरी भाषा बहुत सहज है, ऐसी भाषा लिखना सरल नहीं होता। थोड़ा सा ये जो कमलेश्वर जी ने भी भाषा के संबंध में कुछ लिखा है, परसाई की भाषा के संबंध में, वो और मैं बताना चाहूंगा। कमलेश्वर जी कहते हैं, थोड़ा ही है ये, परसाई ने भाषा का नया युग हमें दिया, भाषा की एक नई प्रतीति, मनुष्य की भाषा की एक नई मनुष्य की भाषा की एक नई प्रतीति, लेखक की भाषा की नई प्रतीति नहीं। उन्होंने उस तरह के प्रतीक, बिंब विधान, उस तरह के तमाम संकेतों को छोड़कर केवल सीधी भाषा में लिखा। भाषा जो अपने समय के मनुष्य की भाषा थी, उसमें उन्होंने अपने को व्यक्त करने की लगातार कोशिश की। शायद यही कारण था कि परसाई अपनी तरफ से निरंतर सबके लिए सार्थक और संगत बने रहे। परसाई हमारे लिए ऐसे कवच थे जिन्होंने पूरी की पूरी कम से कम 3 पीढ़ियों के बुद्धिजीवियों को पागल होने से बचा लिया। अंत में डॉक्टर धनंजय वर्मा की भाषा के संबंध में जो राय है परसाई की, जो उन परसाई रचनावली के पहले ही वॉल्यूम में है, शामिल की गई है, उसमें से एक पैराग्राफ केवल पढ़ना चाहूंगा। उससे परसाई की भाषा के संबंध में कुछ समझने में हमें आसानी होगी। जैसे कुछ आचार्य आलोचकों को मुक्तिबोध की कविता की भाषा अनगढ़, उबड़ खाबड़ और रुक्ष नजर आई थी, उसी तरह कुछ लोगों को परसाई की भाषा में व्याकरणहीनता, ग्राम्यत्व दोष और किसी किसी को भदेशपन भी नजर आता है। लेकिन परसाई की कहानियों की अंतर्वस्तु जिस समाज और आदमी से आती है,
भाषा भी उसी की बोलचाल की, उसके रहन सहन और रीति रिवाजों की है। उसमें सड़कों, गलियों, ऑफिस कारखानों, खेतों खलिहानों के जनजीवन की खालिस देसी बोली के तेवर हैं, उसी के कहनात और मुहावरे हैं, और उनकी इस भाषा ने न केवल हिंदी गद्य का मिजाज बदला है, बल्कि पूरे तेवर और मुहावरे को जिंदा दिल और मरना है। हिंदी गद्य के देसी मिजाज और तेवर के लिए जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी याद किए जाते हैं, उसी तरह परसाई का गद्य भी अपनी अनुगूंजों और आघातों के लिए याद किया जाता रहेगा। भाषा के इसी तात्कालिक असर की वजह से इन कहानियों के पाठकों का दायरा इतना बड़ा है और वो इतनी लोकप्रिय है। लेकिन उनकी लोकप्रियता सस्ती लोकप्रियता नहीं है, वह कबीर और प्रेमचंद की सी लोकप्रियता है। मेरे समझ से मैंने काफी समय आपका ले लिया सबका, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार परिहार जी, आपने अनेक लेखकों के आधार पर तीनों बंदियों पर विस्तार से बातचीत की और काफ़ी बातें खुलासा की। जहाँ तक विचार की बात है, जहाँ मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, उसमें जैसा कि आपने बताया था कि परसाई जी समाजवादी विचार के भवानी प्रसाद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद गिरोही, समाजवादी जैन जैसे लोगों से मिले थे और उनसे बातचीत हुई। किंतु वाजपेयी जी ने के साथ उनकी मुलाकात होने पर उन्हें तुरंत वामपंथी विचारधारा स्वीकार नहीं की थी। लगभग 2 साल तक वामपंथी विचार के साहित्य को पढ़ते रहे और साहित्य को पढ़ते रहे और उनसे वाजपेयी जी से उनका विमर्श होता रहा, बातचीत होती रही काफी लंबी, और उस तथ्य के जाने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि यही एक विचार है जो मनुष्यता के बहुत करीब है और मैं इसमें होता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, और सही है। हाँ, और एक और चीज उन्होंने कही थी कि लगभग 1.5-2 साल तक वो पार्टी कैडर के सदस्य रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। ये महेंद्र वाजपेयी जी के लेख में है। और उन्होंने इसलिए किया था कि जब लेनिन बिना क्या कहते हैं सदस्यता के वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो सकता है, तो हरिशंकर परसाई जी भी बिना, वो गोरकी के बारे में बोला था, गोरकी के बारे में, तो गोरकी भी हो सकता। तो इतना बड़ा आभा मंडल जो इतनी बड़ी गोरकी जैसे व्यक्ति के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी बिना सदस्यता का वामपंथी हो सकता हूँ। इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मैं धनंजय वर्मा की एक 4-6 लाइन को उद्धृत करना चाहूंगा। परसाई लेखकों की उस बिरादरी के हैं जिसे महज साहित्यिक और कलात्मक ही नहीं, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, समाजशास्त्री और मानवबोधि संज्ञान के नुक्ते नजर से भी देखा परखा जाता है रहा है और जो कालांतर में अपने समय के दस्तावेज बन गए। जहाँ लेखन महज गवाह और दर्शक नहीं होता, वरन इतिहास के निर्णायक शक्तियों का पक्षधर और परिदृश्य में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। यह साहित्य और लेखन का वह इलाका है जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि लगातार एक कलाकार की कल्पना और सृजनात्मकता से स्फूर्त होती है। अब मैं इसी टिप्पणी के साथ हमारे साथी श्री दुर्ग से श्री विनोद शाह जी से आग्रह करता हूँ कि परसाई जी विचार भाषा जो आज का विषय है उस पर अपनी बात करें। श्री विनोद शाह जी। सर हाँ जी। साथी वक्ता कुंदन सिंह परिहार जी, राजीव शुक्ल जी। कुंदन सिंह परिहार जी से एक बार भिलाई में मुलाकात हुई थी और पहले
मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था वो। कमला प्रसाद जी के साथ आप खड़े हुए थे। परिहार जी मेरी बात सुन रहे हैं? पता नहीं। जी जी वो सुन रहे हैं, उनका माइक मैंने म्यूट कर दिया है इसलिए उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हाँ। बहुत लंबे समय बाद उनसे भेंट हुई। परिहार जी ने काफी कुछ बातें कही। परसाई का लेखन बहुत व्यापक है। व्यापक होने के कारण ही परसाई पर जितनी भी बातें की जाएं वो कम होती हैं, वो खत्म नहीं होती, न खत्म होंगी। जैसे हम हर साल तुलसीदास पर और प्रेमचंद पर बातें करते हैं, वैसे ही हम हर साल परसाई पर बातें करते हैं, उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि के आयोजनों में। और ये तो शताब्दी वर्ष है, इसलिए भी रमेश तिवारी जी ने ये लगातार परसाई पर आयोजन का बीड़ा उठाया है और एक तरह से वातावरण बनाने की कोशिश की है। तो परसाई की व्यापकता के कारण विषय की कमी नहीं है और परसाई पर कहीं से भी बोल के, कहीं से भी उठा के, कहीं पे भी बातें रखी जा सकती हैं और ख़त्म की जा सकती हैं, या ख़त्म नहीं की जा सकती। वो एक क्रमशः वाली स्थिति में आके वक्तव्य जो है पूरा होता है और आगे फिर उस पर बातें हो सकती हैं। परसाई की भाषा पर बात यहाँ पर हो रही थी। प्रमोद वर्मा परसाई के मित्र और अच्छे समालोचक रहे और यहाँ भिलाई में बख्शी सज्जन पीठ के वो 5-7 साल तक अध्यक्ष रहे। तो उनके साथ हम लोग अक्सर परसाई जी के बारे में बातें करते थे। तो परसाई जी को मैंने नहीं देखा है, यद्यपि जिस समय पूछिए परसाई से उनका देशबंधु में कॉलम चल रहा था, उस समय मेरे व्यंग लेखन का शुरुआती दौर था और कुंदन सिंह परिहार, प्रभाकर चौबे जैसे वरिष्ठ लेखक लिख रहे थे और मैं एक उभरता हुआ लेखक था जिसको ललित सुरजन छाप रहे थे। तो उस समय हम लोग, इसलिए परसाई उम्र का जो एक बड़ा अंतराल आया, उसमें न तो परसाई जी से पत्र व्यवहार की कोई गुंजाइश बनी, न टेलीफोन पर कोई बातचीत हो पाई। जिस तरह से बाद में श्रीलाल शुक्ल और रविंद्रनाथ त्यागी और नरेंद्र कोहली और तमाम व्यंगकारों के साथ बहुत बातें हुई, एक संबंध बने, उन्होंने मेरे फ्लैप मेटर और भूमिकाएं भी लिखी, लेकिन परसाई जी से उस तरह से संबंध नहीं बन पाए और उस तरह की कोशिश भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक उभरता हुआ लेखक था और वो साहस भी मेरे भीतर नहीं था कि मैं परसाई के साथ कोई संवाद कायम कर सकूं। लेकिन परसाई से संपर्क नहीं होते हुए भी जो एक संवाद कायम हो रहा था परसाई की रचनाओं के जरिए और उनकी भाषा के जरिए, उनकी विचारधारा के जरिए, वो संवाद तो हमारे भीतर निरंतर कायम होते रहते हैं और उसी संवाद के दम पर हम कुछ उस प्रभाव से कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने एक पक्ष का निर्धारण करते हैं। तो प्रमोद जी कहा करते थे कि परसाई की भाषा जो है वो बच्चों के जैसी निर्मल और निश्चल भाषा है, बहुत आसानी से संप्रेषित होने वाली, आसानी से समझ में आने वाली, बहुत आसानी से ग्राह्य होने वाली ऐसी भाषा है। परसाई खुद भी कहते थे कि जो आदमी हंसते रहता है तो जब तक वो हंसता है वो निश्चल रहता है। तो परसाई में ये निश्चलता भी स्वाभाविक रूप से इसलिए भी रही क्योंकि उनका स्वाभाविक लेखन एक व्यंग विनोद का लेखन था, मतलब विनोदप्रियता से भरा हुआ लेखन परसाई का। तो भाषा भी उनकी उस तरह से निश्चल भाषा थी। सेंध मारने की पूरी क्षमता के बावजूद भी उनकी भाषा एक कुटिल व्यक्ति की भाषा नहीं थी। एक निश्चल और ईमानदार व्यक्ति ही प्रहार कर सकता है, सामने चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन एक निश्चल और ईमानदार व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरता और उसमें कबीर जैसा साहस आता है और परसाई में हम कबीर जैसे उस साहस को देखते हैं और उनका सारा साहस उनकी भाषा के जरिए संप्रेषित होता हुआ उनके पाठकों के पास आता है। ये उनकी भाषा बहुत सरल और बहुत ही ग्राह्य भाषा रही। तो सैनी जी ठीक कह रहे थे, बख्शी जी और प्रेमचंद जी का नाम ले रहे थे।
परसाई की भाषा को अगर आप गौर फरमाएंगे तो खड़ी बोली की बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही अच्छी भाषा, जिस तरह से हम प्रेमचंद में देखते थे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी में वो भाषा और भी ज्यादा परिष्कृत होकर आई थी, एकदम संप्रेषित होने वाली खड़ी बोली का उत्कृष्ट उदाहरण पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, परसाई जी। और यही कारण है कि आज आप जैसे वरिष्ठ लेखक यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी पीढ़ी के बाद का मैं लेखक हूं या मेरी पीढ़ी के बाद में और भी जो लेखक आए हैं, हम सब लोगों ने परसाई की भाषा को अडॉप्ट किया हुआ है। नहीं कोशिश करते हुए भी हम प्रेमचंद या बख्शी या परसाई जैसे लेखकों को पढ़ते समय उनमें इतना रचे बसे हैं कि हमारी लेखनी के लिए जो एक अभिव्यक्ति तैयार हुई है और उस अभिव्यक्ति की जो भाषा तैयार हुई है वो वही भाषा है जो प्रेमचंद और बख्शी की थी और हमारे और करीब परसाई की वह भाषा थी। तो हमने जाने अनजाने में परसाई की भाषा को अडॉप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है और उन्हीं की भाषा में हम लिख रहे हैं। हम उनकी विचारधारा की तरफ कितने जा पा रहे हैं, कितनी समझ है हमको, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा के मामले में तो हमारे जैसे लेखक और आज के लेखक भी परसाई की ही भाषा को अडॉप्ट किए हुए हैं। परसाई की भाषा जो विशेष रूप से हमारे सामने इसलिए भी आई क्योंकि मुक्ति बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा ध्यानाकर्षण किया है भाषा को लेकर। मध्य प्रदेश की कहन शैली, मुक्ति बोर्ड ने लिखा है, मध्य प्रदेश की कहन शैली की विशेषता यह है कि जो देश भर के 10 हिंदी राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है, उसमें मध्य प्रदेश की जो हिंदी है उसमें आंचलिक प्रभाव लगभग नहीं है, बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही व्यापक। मध्य प्रदेश के लेखक की बात को सुनते हुए ये अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि ये आदमी उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि ये हरियाणा का है कि कहाँ का है, वह मध्य प्रदेश का होता है। और मुक्ति बोर्ड ने इस कहन शैली की ओर ध्यानाकर्षण किया। इसलिए भी मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हमारे एक सज्जन बता रहे थे कि बंबई में जो फिल्मों के लिए जो डबिंग सेंटर्स हैं, तो उस डबिंग सेंटर्स में मध्य प्रदेश से आए हुए कलाकारों की आवाज को डबिंग के लिए ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी फिल्मों की जो भाषा होती है वैसे ही भाषा मध्य प्रदेश की होती है, आंचलिकता से परे। यह अलग बात है कि परसाई ने अपने लेखन और सिचुएशन के हिसाब से बहुत सी आंचलिक बोलियों का प्रयोग किया है। भाषाई प्रयोग आप परसाई में देखिए, कई जगह वो मिमिक्री भी करते हैं, फैंटेसी है उनमें, लोक कथा का उसमें सम्मिश्रण है। हितोपदेश और पंचतंत्र की कथाओं को लेकर जब वो कोई कथा का आधार तैयार करते हैं तो उसकी भाषा बदल जाती है। सुन भाई साधो बोलते हैं तो कबीर की भाषा आ जाती है, तुलसीदास चंदन घिसाए बोलते हैं तो तुलसीदास की अवधि की भाषा आ जाती है। तो भाषा का सामर्थ्य परसाई में इतना अद्भुत था कि वे अपने समय और अपने पूर्ववर्ती उन तमाम जो विरासत में थे, चाहे वो भारतेंदु और कबीर का युग रहा हो या भक्तिकालीन कवियों की भाषा रही हो, उन तमाम भाषाओं को पकड़ लेने की कुवत और अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग कर लेने की क्षमता, यह हमें परसाई में बड़े अद्भुत ढंग से देखने को मिला करती थी। ये परसाई की भाषा रही और उनकी भाषा ने ही परसाई के लेखन को निबंध के बहुत करीब ले जाकर खड़ा किया। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा जा रहा था और आधुनिक काल में जब निबंध की चर्चा हो रही थी, तो जिस समय निबंध की चर्चा हो रही थी उस समय परसाई एक उभरते हुए बहुत शक्तिशाली निबंधकार थे और अपने
शुरुआती दौर में वो निबंधकार थे, लेकिन लगातार उनके निबंधों में व्यंग का जो प्रयोग होने लगा और टूल्स एंड टेक्निक के रूप में व्यंग का तकनीकी कौशल उनकी रचनाओं में जब खूब बोलने लगा, तब उनके निबंध को अलग से पहचाने जाने की भी आवाज उठी जाने लगी। वहीं से ये हल्ला भी उठा कि परसाई से एक नया विधा की शुरुआत हो रही है और वह विधा व्यंग है। विधाएं किसी एक विधा से निकलती है, जैसे संस्मरण की एक विधा है तो उससे यात्रा वृत्तांत भी निकलते हैं, रेखा चित्र भी निकलती, जीवनी भी निकलती है, आत्मकथा भी निकलती है। वैसे ही व्यंग की जो मातृ विधा है वो निबंध है, वो निबंध से निकलती वही विधा है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है परसाई को। इसलिए आप देखेंगे कि निबंधकारों की जो चर्चा हुई है उसमें परसाई के अतिरिक्त परसाई के जो समकालीन व्यंगकार थे उनको निबंध की श्रेणी में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वो बहुत अच्छे व्यंगकार थे, विद्वान भी थे, भाषा की समझ थी, तमाम वो सारी चीजें थी, लेकिन निबंध के करीब वो नहीं थे। चाहे वो शरद जोशी हो, चाहे वो श्रीराज शुक्ल हो, चाहे वो मनोहर श्याम जोशी हो, या रविन्द्रनाथ त्यागी हो, या शंकर पूर्णतांबेकर हो, लेकिन परसाई पूरी तरह से मैच्योर्ड, परिपक्व निबंधकार है। और उस निबंध में उन्होंने व्यंग का प्रयोग किया, जिसमें एक अलग से, भले परसाई के समय में इस खुद परसाई ये नहीं कह सके कि ये एक अलग विधा है या विधा जैसा आभास कराता है, पर परसाई के ही लेखन ने एक अलग विधा का एहसास कराया और उस पर आज भी चर्चा चलती है और एक सिर्फ फुटबॉल की स्थिति साहित्य में चलते रहती है। इसलिए परसाई का लेखन, आप निंदा सुख को परसाई का पढ़िए तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का के जो निबंध है उनकी याद आएगी, श्रद्धा और भक्ति की याद आएगी आपको, करुणा और प्रेम की याद आएगी आपको। इस तरह से परसाई को हम देखते हैं। परसाई के लेखन की जो विशेषता रही, वो विशेषता तो व्यंग की मूल विशेषता हो गई है कि जो संत्रासपूर्ण लेखन था, स्थितियों की जो त्रासदी थी, जो विरूपताएं थी, जो विद्रूपताएं थी, और जो उनके लेखन में आया, तो उसके लिए परसाई की कोई रोने धोने वाली भाषा नहीं थी। वो पूरा का पूरा, राजेंद्र यादव इसीलिए कहते हैं कि परसाई की भाषा डिलाइटफुल है। वो डिलाइटफुल लेखन था, उसको पढ़ते समय बहुत आनंद आता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो परसाई की रचनाओं को पढ़ते समय ठहाका लगाकर हंसा करते थे। तो बहुत ही डिलाइटफुल लेखन, मतलब पीड़ाजनक स्थितियों का भी उसको उधेड़ते हुए, उसकी चमड़ी उधेड़ते हुए, और उसका हास परिहास और वक्रोक्ति और तमाम उन सब चीजों का प्रयोग करते हुए वो संत्रास की उस पूरी स्थिति को हमारे सामने एक नए तेवर में लाया करते थे। और वही उनका जो लिखने का जो ढंग था वो उनके पाठक को सोचने समझने के लिए विवश करता था। परसाई की विचारधारा स्पष्ट है कि वो एक मार्क्सवादी लेखक थे, वो एक वामपंथी लेखक थे, और वाम विचारा के वो एक खुले पक्षधर थे। इस तरह की तमाम बातें आती हैं, पर यह भी आप गौर करेंगे कि परसाई का लेखन उसी तरह से व्यापक था जिस तरह से प्रेमचंद का। और प्रेमचंद को देश के समस्त भाषा के, समस्त संस्कृति के, समस्त देश और प्रदेशों के, देश से बाहर रूस और चीन के तमाम एक भिन्न देश और भिन्न संस्कृति के लोगों ने प्रेमचंद को जैसे एक्सेप्ट किया, वैसे ही परसाई को लेकर कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। दक्षिण पंथियों ने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या आरएसएस का व्यक्ति हो या कट्टर हिंदूवादी हो, वह भी परसाई को पढ़कर मुग्ध हुआ करता था और यह कहा भी करता था कि परसाई की वाम विचारधाराओं को अगर छोड़ दें तो व्यंग लेखन में परसाई का कोई सानी नहीं। उनके विचार क्यों नहीं है सानी परसाई में? क्योंकि परसाई के लेखन में सूत्र है, जैसे प्रेमचंद के लेखन में सूत्र आते हैं,
परसाई के लेखन में सूत्र आते हैं, कर लो बात आप, और वही लेखक याद रह जाता है कि जो अपने विचारों की दुनिया में आपको ले जाता है और निरंतर सूत्र आपको देता जाता है, और उस सूत्र के जरिए आप आगे भी अपना मार्गदर्शन करते हैं और दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, चलते हैं। तो वो सूत्र चलते हुए वो फेंका करते थे कि इस देश के बुद्धिजीवी ऐसे शेर हैं जो भेड़ियों की बारात में बैंड बजा रहे हैं। ये मुहावरे मुहावरे नहीं थे, लेकिन लेखन मुहावरेदार। यह भाषा, यह विचार परसाई के इसमें लेखन में आया और बहुत कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में उन्होंने लेखन किया। आपने ये भी गौर किया होगा कि परसाई की रचनाएं सबसे छोटी होती थी, बहुत कम रचनाएं उनकी लंबी हैं। सदाचार का ताबीज या इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या कुछ इस तरह से। उपन्यास भी उनका बहुत छोटा है। तट की खोज तो बहुत ही छोटा है। रानी नागफणी की कहानी कोई बड़ा उपन्यास नहीं है। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी जैसा मोटा और 400-500 पृष्ठों का एक महाकाव्यात्मक कृति नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि परसाई छोटी रचनाओं में भी इतना मारक होते हैं और इतनी जानदार उनकी प्रस्तुति होती है कि मुझे लगता है कि छोटी रचनाओं की अगर लिखने वाले लेखकों की सूची बनाई जाए तो उसके मेरिट लिस्ट में परसाई ही टॉप पर जाएंगे। परसाई की कई रचनाएं तो एक और 1.5 पृष्ठों की होती हैं, उनके अधिकांश होंगे ही, क्योंकि परसाई का अधिकांश लेखन तो अखबारों के जरिए आया है, स्तंभ लेखन के जरिए। कितने ही स्तंभ उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में लिखे और उनकी अपनी सीमा होती थी, इसलिए वो छोटी छोटी रचनाएं लिखते थे। बाद में संग्रह के रूप में आए तो वो रचनाएं छोटी हैं, चाहे वो और अंत में हो, चाहे वो सुन भाई साधो हो, 2-2 पृष्ठों की रचनाएं, लेकिन वो रचनाएं बहुत शक्तिशाली। ये प्रभाव, यानी यह भी नहीं कहा जा सकता कि लंबी रचनाएं ही आपकी गुणवत्ता और श्रेष्ठता को बताती हैं। परसाई ने सिद्ध कर दिया कि छोटी सी छोटी रचनाओं में भी आप उस लेखक की ऊंचाई को पा सकते हैं। घोस्ट राइटर थे वो, इतना लिखा है उन्होंने। जो शॉर्ट स्टोरीज, जिसे हिंदी में लघु कथा नहीं कहते, हिंदी की लघु कथा अलग है, शॉर्ट स्टोरीज हिंदी में कहानी है। उनकी कहानियों की संख्या 400 से ऊपर, लघु कथाओं की संख्या, उनका जो 6 खंड में जो रचनावली आई है, डबल डिवाइस साइज का, 3000 पृष्ठों का, और उतना ही प्रकाशन से रह गया है, और वह भी कम नहीं है। समय आएगा वो रचनाएं भी आपके सामने आएंगी। तो परसाई ने बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे मानक तैयार रखे, इस धारणा को भी ध्वस्त कर दिया कि जो बहुत ज्यादा लिखता है वो कूड़ा लिखता है। ये बहुत से लेखकों पर आरोप है कि ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, ज्यादा लिखने वाला कचरा लिखता है। परसाई ने साबित कर दिया कि ज्यादा लिख के भी श्रेष्ठ लेखन किया जा सकता है, छोटी सी छोटी रचनाओं में भी अपनी श्रेष्ठता साबित की जा सकती है। तो ये सब बातें उनमें थी, और अपने समय में परसाई एक फिनोमिना हो गए थे, किंवदंती हो गए थे। जीते जी किंवदंती का हो जाना, परसाई देख के गए कि वो किस तरह से किंवदंती हो गए थे। सुने थे एक बार कि दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस सभा में आने वाले थे, वहां पे लोहिया जी खड़े हुए थे, और उनके पास जो खड़े हुए थे तो उस सभा में परसाई जी पहुंच गए। तो लोहिया जी को छोड़कर लोग परसाई जी की तरफ आ गए, और ज्यादा भीड़ उनके पास आ गई, परसाई जी के पास। तो इस तरह से उनके चाहने वाले और उनका प्रभाव, ये तमाम चीजें रही। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद साहू जी। आपने विस्तार से परसाई जी की भाषा और विचार, भाषा पे तो बहुत लंबी बात की, विचार के बारे में सब लोग स्पष्ट है, तो बड़ी ढंग से उन बातों को आपने रखा जो कि हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और अब मैं हमारे समय के महत्वपूर्ण राजू शुक्ल जी कवि भी हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं और जानकार भी बहुत हैं, और इनकी स्मृतियों में इतना कुछ रखा हुआ है, चाहे परसाई जी के बारे में हो, चाहे शहर के बारे में हो, चाहे साहित्य के बारे में हो। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि परसाई जी विचार, विषय और भाषा पर राजीव कुमार शुक्ल जी अपनी बात रखें। बहुत सम्मान के साथ शुक्ल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्कार एक बार फिर, क्योंकि शुरू में नमस्कार हमने किया पर बाद में अन्य कई मित्र भी आए, और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा बाद में जिनके मतलब नाम आते रहे सामने, कुछ तो आकर चले भी गए। तरुण गुहानी योगी जी आए और कुछ देर बाद नज़र नहीं आए, पर जयप्रकाश पांडे जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने साथी हैं, व्यंग्यकार भी हैं बहुत अच्छे, और ख़ास तौर से जिनका जिक्र हुआ और जिनका अंश भी पढ़कर सुनाया गया परिहार जी द्वारा, डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जो कि मध्य प्रदेश प्रकाश लेख संघ के अध्यक्ष हैं, तो वे भी हमारे साथ मेरे ख्याल से अभी भी मौजूद हैं, और उनका होना जो है बहुत गौरव की बात है। और आप सब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, परिहार साहब, विनोद साहब, हमारे साथी भाई रमेश सैनी जी और अन्य तमाम मित्रगण, हम सब परसाई के मानस पुत्र हैं, वे हमारे वैचारिक अभिभावक हैं, ऐसा हमेशा मुझे लगता रहा है और मैं कहता रहा हूँ, तो मैं इस बात को वहीं से शुरू करता हूँ। वैसे यहाँ ये भी कह दूँ कि चूँकि काफ़ी सार्थक विस्तार के साथ परिहार साहब ने परसाई जी का जो गढ़न था उस बारे में बात की, और अलग अलग कई विद्वानों के मत जो थे, उनकी अलग अलग जो आज की हमारी चर्चा के 3 घटक हैं उनके बारे में बात की, तो उनके अंश सुनाए। और विनोद भाई ने भी बहुत अपनी निजी स्मृतियाँ और अपनी निजी राय और साथ साथ जो उनकी दृष्टि में और दृष्टि में आता है, और जो अन्य व्यंग्यकार हैं उनके साथ और उनके आकार को लेकर, उनकी संश्लिष्टता को लेकर तमाम बातें कही हैं। तो इससे जो बाद का वक्ता होता है उसके संग हमेशा ये होता है कि उसे कुछ हानि और कुछ लाभ होता है। हानि ये होती है कुछ हद तक कि 2 हानि होती है। एक तो ये कि उसकी सोची गई कुछ बातें कह दी गई होती हैं, तो उसे कहने में उसको पुनरुक्त दोषी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी हानि ये होती है कि जो सुनने वाले हैं वो कुछ हद तक अघा चुके होते हैं तो अघा चुकने के कारण उनको भी लगता है कि अब जितनी संक्षेप में बात हो उतना अच्छा। तो लेकिन जैसा कहा ही गया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो विधि के हाथ में जो है, हमारे आपके हाथ में क्या है। तो कोशिश करते हैं कुछ बातचीत पर साई जी पर उस ढंग से मैं भी अपनी जो समझ में आता है कहने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें आपने जो विषय लिया है वो विषय बहुत दिलचस्प है, और वो दिलचस्प इसलिए है कि परसाई का फलक, परसाई के सरोकार, उनकी साहित्य दृष्टि, व्यंग्य की भूमिका, परसाई ने व्यंग्य को किस तरह से लैस किया विचार के साथ, ये तमाम चीज़ों पर कुछ बात हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि जो विषय के 3 अवयव हैं, विचार, विषय और भाषा, तो ये निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट सी बात है, अलग से बहुत साफ खोलकर बताने की ज़रूरत भी शायद नहीं है। जो साहित्य के मनीषी और मर्मज्ञ लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस बात से मुझे उम्मीद है कि सहमत होंगे कि विचार, विषय और भाषा में एक अनिवार्यतः अंतः संबंध होता है। और जब बहुधा, और बल्कि कहेंगे कि अधिकतर जो पाठक पढ़ते हैं, कोई रचना पढ़ते हैं, तो अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी संवेदनशीलता के हिसाब से वो रचना का पाठ उसकी समग्रता में ही करते हैं, और यही उचित है, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको पढ़ना न उचित होता है, न संभव होता है। लेकिन विश्लेषण ही नहीं,
आस्वाद के लिए भी उसका विखंडन यानी डिकॉन्स्ट्रक्शन भी किया जा सकता है, और आलोचक तो कई बार करते ही हैं। लेकिन वैसे भी जब उसको आप खासतौर से उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी रचना को आप, तो उसमें भी ये स्थिति बनती है कि आप ये डिकॉन्स्ट्रक्शन या विखंडन जो है, ये हम जानते हैं कि उत्तर आधुनिकता का एक बड़ा लोकप्रिय पद है, तो हमें उसके साथ प्रेरणा लेकर उससे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग अलग ढंग से, अलग अलग कोण से, अलग अलग आयामों से हम देख सकते हैं। मेरे लिए जो परसाई जी के रचनाकार का और उनके मनुष्य का जो पहली पहचान है और सबसे प्रमुख पहचान है, वो ये है कि वो संवाद के लिए उत्कट अभिलाषा और संकल्प के धनी रचनाकार। वो कहना चाहते हैं और इस तरह कहना चाहते हैं कि उसे आप और हम लोग सुने। वो अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जो एक, जैसे कहा जाता है आइवरी टावर में हम बैठे हैं, या अपने ही लिए कर रहे हैं, या स्वांता सुखाए है, या कला के लिए है, मतलब सारे बहुत जाने पहचाने विषय हैं जिन पर खूब बहसें हुई हैं, और मुझे तय बात है कि अभी उस पर बहुत विस्तार में जाने की गुंजाइश भी नहीं है और शायद ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये बहुत स्पष्ट है कि परसाई जी जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, उनको आकर्षित करे, उनकी समझ में आए। तो वो संवाद के लिए विकल रचनाकार है, संप्रेषण के लिए बिल्कुल उत्कट संकल्प के धनी रचनाकार है। अब ये बात, अगला सवाल आता है कि जो बात वो पहुंचाना चाहते हैं वो बात है कौन सी? तो ये बात जो है, यहाँ शायद हम अगले इसके पहले पद पर आएंगे, जो पहले विचार। ये बात जो है ये बनी है विचार और संवेदना के मंथन से और जीवन के अनुभवों से, जो लगातार नया नया उसमें जुड़ता जाता है। ये हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अकेले परसाई जी के साथ होता है। पर यह है कि ये बात जब उसको आप अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं और साथ साथ उसकी साधना करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो ये विचार को भी अपने आप छानते हैं। जैसे कि बताया गया कि शुरू में वो एक लोकप्रिय समाजवादी दृष्टि, हमारे यहाँ उसको लोहियावादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उससे ज़्यादा प्रभावित थे, पर धीरे धीरे एक वैज्ञानिक समाजवाद की ओर बढ़े, जिसको कि हम साम्यवादी दृष्टि भी कहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टि कहते हैं, मार्क्सवाद की ओर बढ़े। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है, और मतलब महत्वपूर्ण बात लगती है और रेखांकित करने योग्य लगती है, वो ये है कि उन्होंने विचार को अच्छी तरह से पचा लिया, यानी उसको अपने भीतर इस तरह हृदयंगम कर लिया। मनुष्यता की बेहतरी के लिए प्रेरित करने वाला विचार, न्याय, बंधुता, प्रेम, इसके पक्ष में खड़ा विचार, और सकर्मक परिवर्तन के लिए काम करने वाला विचार, इसको उन्होंने बहुत अद्भुत सहजता से हृदयंगम कर लिया था। जिस सहजता की बात उनकी भाषा के विषय में आ रही थी और उचिति आ रही थी, ये सहजता उन्होंने अर्जित की थी उस विचार को अपने भीतर रचा बसाकर और पचाकर। यानी कई बार जब होता है कि हम पाते हैं कि हम एक विचार के ग्लैमर में, उसके मैनरिज्म में, उससे उसके 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 हिप्नोटिज्म में होते हैं, वो भी एक स्थिति होती है। और कई बार ये होता है कि आप उसके शब्द जो हैं वो दोहराते हैं, कुछ उद्भावनाएं दोहराते हैं, कुछ अवधारणाएं दोहराते हैं, पर सच पूछिए तो आपके भीतर तक हो। और उन्होंने, परसाई जी ने खूब लिखा है कि जो फांक होती है, जैसे एक जगह वो लिखते हैं कि साहब कोई थिएटर का ग्रुप है, वो कहते हैं साहब नाटक में काम करने के लिए, उस समय ज़माने की बात है, अब बहुत कुछ बदल भी गया है, लेकिन उस ज़माने में ये समस्या और ज़्यादा थी। वैसे पूरी तरह समाप्त हो गई हो आज, शायद आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन स्त्री पात्र नहीं मिलते। तो परसाई जी लिखते हैं कि मैंने पूछा कि आप लोग अपने घरों की स्त्रियों को क्यों नहीं ले आते? तो उन लोगों ने सर हिलाया, लेकिन उनकी एक वो जो एक उनका, इसका शायद मेरे ख्याल से निबंध का शीर्षक है, वो ज़रा वाइफ है ना। तो वो ज़रा वाइफ है ना वाला भाव उनके चेहरे पर आया कि भाई अपनी, तो उन्होंने लिखा कि आप हम सब ये चाहते हैं कि दूसरे घर की स्त्रियां बाहर आ जाएं, नाटक करने लगें, मंच पे आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, बाहर निकलें, हमारे घर की स्त्रियां जो हैं वो घर में गुड़िया बन के बैठी। तो ये जो फर्क है, इसको पहचान करके, और उसको उन्होंने, मतलब ये है कि जिस ढंग से
जो मुक्तिबोध का बहुत प्रसिद्ध पद है, संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना, यानी आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, अपनी संवेदना का आपका निखार होता है, उसके ज़रिए जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं, वो अनुभव आपके भीतर जब रचिते बसते हैं और उन पर विचार होता रहता है, तो उससे लगातार धीरे-धीरे आपकी वो एक ज्ञान के रूप में परिणत होते हैं, जो फिर उसका अगला जो उन्होंने तीसरा क्षण कहा है अभिव्यक्ति का, जहाँ उसको अभिव्यक्ति दी जाती है। आपके प्राप्त से और आपके भीतर मौजूद के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के बाद आप अभिव्यक्ति के लिए तैयार होते हैं। तो इसे तो परसाई जी ने बहुत हद तक इसे ऐसा साध लिया था कि यह चीज़ उनके लिए सहज होकर आती थी, ये अभिव्यक्ति उनके लिए सहज होकर आती थी। उनके सृजन संसार के जो विषय हैं, अब बात हमने पहले विचार की बात की, तो विचार के बारे में शायद मतलब अगर मैं समझता हूँ जो मैंने कहा वो लगभग प्रकट ही है, अगर फिर भी साफ-साफ कहा जा सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद। लेकिन ये मतलब जिसे कहना चाहिए जड़ मार्क्सवाद नहीं है, ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है इसको समझ लेना। और मैं चूँकि ये कहा गया, सैनी जी ने कहा और मैं वाक़ई भाग्यशाली रहा हूँ कि परसाई जी के दर्शन करने का और उनके पास बैठने का, उनसे कभी-कभी कुछ बात अक्सर समूह में एक पर कभी-कभी अकेले भी बात करने का अवसर मिला। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत सी उनकी जो मुझे याद है कि जब ये सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस विघटन के दौर में जब वो सब कुछ दिख रहा था कि बिखर रही हैं चीज़ें, तो कभी मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने अपनी ख़ास शैली में कहा कि मार्क्स ने कहा था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा का अधिनायकत्व। तो उन्होंने कहा हुआ लगता है ये है, ये जब अमल में आया तो हुआ कुछ इस तरह कि डिक्टेटरशिप तो रह गई, सामने जो उसमें सर्वहारा है वो गायब। एक ब्यूरोक्रेसी है जो अपने आप में डिक्टेटरशिप उसकी बन गई, और वाकई जो प्रोलेटेरिएट था वो उसमें से उस हद तक मौजूद नहीं रहा, या उसकी भागीदारी उस हद तक निर्णयात्मक भागीदारी नहीं रही। तो ये आत्मालोचन की, और आत्मालोचन आप जानते हैं कि परसाई जी के यहाँ बहुत मिलता है। वो चूंकि वो क्रांतिकारी समझ के और क्रांतिकारी कार्रवाई के पक्ष में खड़े व्यक्ति हैं, लेकिन परसाई जी साथ साथ यह भी उतना ही सच है कि अतिक्रांतिकारिता पर हमला करते हैं। कई उनके निबंध आप याद करें, क्रोधित निराश, एक आदमी जो सिनिकल हो चुका है और सिनिकल होकर के वो हर चीज पर नाराज है। तो ऐसी तमाम उनकी रचनाएं हैं जहां पर कि वो आत्मालोचना, बुद्धिजीवी वर्ग पर शायद जितने धमाके से उन्होंने लिखा है, बहुत से आप जानते हैं कि भारत के बुद्धिजीवी जो हैं वो ऐसे शेर हैं जो सीआर की शादी में बैंड बजाते हैं। तो इस तरह से बुद्धिजीवी, और ये एक उदाहरण है, बहुत उक्तियां हैं बुद्धिजीवियों को लेकर कि बुद्धिजीवियों से कौन बचाएगा, इस तरह की रचनाएं भी उनकी बहुत सारी। तो ऐसे बात आती है। तो इसका मतलब आत्मालोचन, आप आलोचना के अधिकार तब प्राप्त करते हैं जब आप आत्मालोचना भी कर सकते हैं। और आप देखें कि ये एक अलग बात है, और एक और बात मैं जोड़ रहा हूं कि परसाई जी के निबंधों में आप देखें कि अधिकांशतः एक मैं की शैली, प्रथम पुरुष में बात कही जाती है। चार्ल्स लैम्ब अंग्रेजी के बहुत जाने माने निबंधकार थे, और उनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहते हैं, और पर्सनल ऐसे का माना जाता है कि उनसे आरंभ हुआ था। तो परसाई जी से मुझे जब बात हुई तो मुझे याद आता है कि दो की प्रशंसा वो बहुत करते थे, मार्क ट्वेन की और चार्ल्स लैम्ब की, उस बातचीत में, जो मुझे अभी याद आ रहा है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें, छोटी बड़ी बातें हैं जो याद आती रहती हैं, आकर हिम्मत देती हैं, कई बार थोड़े से आंसू भी दे देती हैं कि परसाई जी को होना चाहिए था अभी और समय, जो भी समय है, जब तक समय में हमारे इतना सारा न्याय मौजूद है तक। और मैं यहाँ उनकी तीनों चीज़ों को शायद मिलाकर ही, विचार, विषय, भाषा, उसको लेकर एक बात जो मुझे और लगती है वो कहना चाहता हूँ। अक्सर ये कहते हैं ना, हम जानते हैं, अभी कुछ विद्वानों का जिक्र हुआ, एक जिक्र मुझे लगता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी जो हैं, उनकी पूरी पुस्तक है, कमला प्रसाद जी ने स्वयं बहुत विस्तार से लिखा है परसाई जी पर, और कुछ बहुत से अन्य विद्वान हैं, मतलब उन पर जितना अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बात होती रहेगी और समाप्त नहीं होगी। तो ये उनके बारे में मुझे लगता है विश्वनाथ जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा है कि आज़ादी के पहले के भारत के सबसे बड़े दस्तावेज जो हैं वो आपको प्रेमचंद के यहाँ मिलते हैं, आज़ादी के बाद के दस्तावेज जो हैं वो परसाई की रचना में मिलते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद और परसाई में एक समानता जो मुझे नजर आती है कि दोनों के अंदर आर्ट को लेकर बहुत ज्यादा, क्राफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। जो विषय है वो अपनी आर्ट और क्राफ्ट तय कर लेता है, और वहां भी कोशिश रहती है कि बात बहुत जटिल ढंग से, बहुत ज्यादा कलात्मक, बहुत बेल बूटेदार, बहुत तराश करने की जाए।
तो शायद मतलब एक वाक्य मेरे मन में ऐसे ही अभी भी आया है बात करते करते आपसे, कि अब जब युग की अभिव्यक्ति हम कर जो जो जिसके माध्यम से होती है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति में बहुत ज्यादा वो अपना समय खर्च नहीं करता। यानी खर्च करने का अर्थ कि जहां पर वो बहुत ज्यादा उसको तराशने और सजाने और संवारने और बहुत ज्यादा उसके अंदर चमत्कार पैदा करने का काम नहीं करता, क्योंकि जो तथ्य है, जो कंटेंट है, जो युग की पूरी चेतना, युग का पूरा यथार्थ चला आ रहा है, वो अपने आप में अभिव्यक्ति पा रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि उसके बीच में बहुत ज्यादा उसको तोड़ा मरोड़ा संवारा और न किया जाए, इस सीधे सीधे कहा जाए। तो सीधे सीधे बात कहने का जो ढंग है, ये उस वहां से शायद आता है। उनके जो सृजन संसार के विषय हैं, वो उनकी इसी उत्कट इच्छा और सामर्थ्य से उपजते और आकार लेते हैं। कौन सी उत्कट इच्छा और सामर्थ्य? परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए, न्यायपूर्ण संसार के परिवर्तन के लिए, मुक्तिबोध की भाषा में कहें कि जो इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, तो बेहतर संसार के लिए जो परिवर्तन का काम है, उसकी इच्छा और उसके लिए संवाद करने की इच्छा, मेरी बात तुम तक पहुंचे। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कभी कहा था कि मेरे जैसा दिख और जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो ये जो क्षमता है कि उसी भाषा में जो महात्मा गांधी में थी, महात्मा गांधी को हम जानते हैं, महात्मा गांधी की बहुत भारी भरकम आवाज नहीं थी, उनके शब्द कोई बहुत सजावटी बलभेद नहीं होते थे, लेकिन वो मास्टर कम्युनिकेटर माने जाते हैं। तो ये जो दिल से निकली बात है, वो हम देखते हैं प्रकट होती है। तो जो परसाई जी के विषय हैं, उनके चरित्र जो हैं, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से, सुख दुख से, लड़ाइयों से, हिम्मत से, हार से, हमारी पसीना बहाती हुई हफन से निकलते हैं, रचे जाते हैं, गढ़े जाते हैं। उसमें हम अपनी जानी पहचानी दुनिया को उसके तमाम विडंबनाओं के साथ देख ही नहीं लेते, दिखाने का काम तो होता ही है, उसको ज्यादा विदग्धता और प्रखरता से समझ भी लेते। मुझे यहाँ एक प्रसंग मैं आपसे सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। मैं रायपुर में उस समय रहता था और मेरे पड़ोस के घर में एक हमारा मित्र था जो एक जमींदार परिवार से आया था धमतरी। उसके यहाँ एक लड़का था जो उसके यहाँ काम धाम भी कुछ करता था, यानी घर का एक सर्वेंट भी था और संग संग वो शायद 10वीं की इम्तहान भी दे रहा था। तो वो मेरे घर कभी कभी आता था। एक दिन उसने कहा आपके यहाँ बड़ी किताबें हैं, मैं कुछ पढ़ने के लिए ले जाऊँ। और संयोग से उसको मैंने परसाई जी की प्रतिनिधि व्यंग्य शायद सामने था, वो दे दिया। जब वो ले गया, उसके बाद उसने आकर मुझसे सवाल करने शुरू किए, ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उसके सारे सवाल बहुत सही सवाल होते थे। और कुछ दिनों बाद मेरे उस जमींदार मित्र ने कहा, अरे वो लड़का बिगड़ गया है, अब वो बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहा है और अब वो कहता है कि मैं अपना खुद काम कर सकता हूँ और शायद वो मेरे यहाँ इस तरह काम नहीं करना चाहता। तो मुझे लगा जैसे कि मैंने एक बड़ा अच्छा काम, मतलब मैं आज ही मानता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, जो किया वो परसाई जी ने किया। ये परसाई जी थे जिन्होंने उसके अंदर समझ पैदा की और फिर विरोध करने की क्षमता, विरोध करने की भाषा और विरोध करने की सामर्थ्य उसे मिली। तो जो ये भाषा है, हमने बात थोड़ी सी विचार की, थोड़ी सी बात विषय की। उसके बाद इस विषय को संवाद के लिए उचित बनाने के लिए अपने विशिष्ट भाषा का संधान और सिद्धि करते हैं। इस बारे में कई बातें कही जा चुकी हैं, परिहार साहब ने भी कहा, भाई विनोद साहब ने भी कहा। मैं चूंकि जिस पृष्ठभूमि से आया हूं, आप जानते हैं कि मैं रेडियो में मैंने बहुत दिन तक काम किया। तो रेडियो और जो टेलीविजन है उसमें एक पद इस्तेमाल होता है, स्पोकन वर्ड, यानी उच्चरित शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जैसे तय बात है कि आप किताब जब है तो किताब में या पत्रिका में या अखबार में चीज छपी हुई है, लिखा हुआ है, वो उसको रिटन वर्ड है वो, और उसे आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने की अपनी सुविधा ये होती है कि आप लौट सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उसको बार बार परख सकते हैं, बाद में दोबारा फिर उस पर आ सकते हैं। पर जो आमतौर पर रेडियो और टेलीविजन में क्या होता है कि आप अगर सुन रहे हैं, खासतौर से रेडियो में जब सुन रहे हैं तो एक बार में बात आकर निकल जाती है। एक बार में बात अगर अपनी सही ढंग से पहुंची नहीं तो मुश्किल होगी। तो ये भाषा बोली और सुनी जाने वाली भाषा है। और मैं यहाँ आपको बताऊं कि अधिकांश जो रेडियो में ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें बहुत सी चीजें हैं वो लिखी हुई होती हैं, लेकिन उसकी चुनौती ये होती है कि उसको आप ऐसा लिखें कि वो बोली गई भाषा जैसा लगे। और बड़े दिग्गज प्रसारक भी बड़ी साधना के बाद इसको साध पाते हैं। परसाई जी को पढ़ते हुए अक्सर लगता है मानो वे उच्चतम स्तर की उच्चरित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे शशांक, जो बहुत जाने माने कथाकार शशांक हैं,
शशांक ने एक बार बातचीत में बताया था, दोस्त मित्र के रूप में हम सब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि परसाई जी और आप में से कई और लोग भी जानते होंगे कि जब बाद में उनको थोड़ा बैठ के बहुत लिखने में कष्ट भी होता था और वो बोलते थे और लोग लिखते थे। तो ये कई लोग करते हैं। अमृतलाल नागर ने भी लिखा है कि उन्होंने बहुत बाद में बहुत कुछ उन्होंने बोल बोल के लिखाया। शायद एक उम्र के बाद लिखने का श्रम भारी हो जाता है। लेकिन परसाई जी के बारे में शशांक ने मुझे एक बात याद है कही कि जब वो लिखते थे, शशांक ने कहा, मैंने भी लिखा है, तो जब वो लिखते थे तो उस लिखने के बाद जैसे कॉमा फुल स्टॉप का भी परिवर्तन की जरूरत आमतौर पर नहीं होती थी। इतना सधा हुआ, इतना सुलझा हुआ वो दिमाग होता था जिससे वो चीज निकल के बाहर आती थी कि जो कुछ होता था वो लगभग अंतिम स्क्रिप्ट होती थी। तो उसमें उसके उच्चरित शब्द का मतलब क्या होता है, उसमें उसका गुर यही है कि वाक्य आपके छोटे हों, सरल हों, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस जिसे कहते हैं वो नहीं हो। क्योंकि पढ़ते समय आप कॉमा और ये देख करके और अलग अलग जो वाक्यांश हैं उसका हिसाब बना सकते हैं, बोलते समय ऐसा नहीं हो सकता। तो ये छोटे और सरल वाक्य चाहिए, बहुत कठिन और जटिल शब्दों से और वाक्य संरचनाओं से परहेज किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं और भी चीजें हैं, पर तय बात है कि हम यहाँ उच्चरित शब्द की कक्षा नहीं चला रहे हैं। पर इन तमाम बातों को परसाई, आपको बावर्ची फिल्म में एक जगह एक संवाद आता है कि सहज होना, सरल होना बहुत कठिन है, आसान नहीं। ये बात फरियार साहब ने भी कही कि ये आसान नहीं है सहज होकर चीजें कह पाना। उसके बाद एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि संवाद वाली उनकी संवादशीलता और उसकी इच्छा की बात मैंने की, संचार माध्यमों के साथ जो उन्होंने अपना संबंध बनाया, यानी वो अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते थे। अखबारों को, उनके लेखन को हम सब जानते हैं, वो देशबंधु में लिखते थे, वो नवीन दुनिया में लिखते थे, उनके कई पत्रिकाओं में उनके कॉलम होते थे और अंत में जो है कल्पना में उनका कॉलम होता था। तो मतलब मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए जो माध्यम मिलेगा, और तय बात है अगर आप अखबार के लिए लिख रहे हैं तो अखबार में आप अखबार जैसी कुछ भाषा का प्रयोग भी करेंगे। तो और अंत में की भाषा में साहित्यिक, चूंकि उसमें चरित्र बहुत सारे हैं तो उसका अलग आनंद है। लेकिन जो बाकी जगह लिखते हैं वो एक व्यापक लोक, परसाई का पूरा लेखन व्यापक लोक यथार्थ और लोक शिक्षण का लेखन। वो लोगों के पास जाके, देखो भाई, सुनो, समझो, ये दुनिया ऐसी है, इसमें ये दिक्कतें हैं, ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इस तरह तुमको लूटा जा रहा है, इसको समझो, इससे लड़ो, इसके सामने खड़े हो। ये जो शिक्षण है, ये बेचैनी उनके अंदर मौजूद है कि उनकी रचना से होना चाहिए। और वो बहुत मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आकाशवाणी में बहुत समय काम किया, तो ऐसे बहुत सारे रचनाकार होते हैं, बड़े भी छोटे भी। 3 महीना होता था, जब पहले 3 महीने का लोकप्रिय था कि 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो फोन आते थे, क्यों साहब 3 महीने हो गए, आपको ध्यान नहीं रहा क्या? कुछ ज्यादा जो तगड़े लोग होते थे कहते थे मंत्री से बात करें क्या, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग होते थे जो, नहीं भाई, आकाशवाणी जो है सरकारी माध्यम है, हमको यहाँ जाना ही नहीं, हमको यहाँ बोलना ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन ये कि ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। परसाई जी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, आप उन्हें न बुलाएं, मान लीजिए कभी ऐसी मूर्खता हो तो वो साल भर अगर न बुलाएंगे तो पूछने नहीं आएंगे क्या हुआ, क्यों नहीं बुलाया, उनका स्वाभिमान, उनकी शर्तें जो है जो कि त्यों मौजूद रहेंगी। लेकिन जब कभी उनको बुलाया जाएगा, यदि उनको लगता है कि विषय अच्छा है, उस विषय में उन्हें अपनी बात कहने, कोई बात कहना चाहते हैं, तो बिना किसी तरह की ईगो के, बिना किसी समस्या के वो ब्रॉडकास्ट करते थे, और शानदार ब्रॉडकास्टर थे। तो अधिक से अधिक लोगों तक परिवर्तनकामी चेतना को संप्रेषित कर सकें, इसके लिए वो हमेशा हर जगह पूरी तरह तैयार रहते थे। और अब मुझे लगता है बहुत समय नहीं बचा है, शायद काफी समय हो ही गया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि 1-2 बातें मैं, चूंकि परसाई जी पर बात हो और उनकी रचनाओं से बात ना हो, तो मैं 3-4 मिनट में 2-1 बातें कह करके बात समाप्त करूंगा। राजेश, स्वतंत्र हैं आप, जब तक बात करना चाहें करें। अरे नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं, एक तो ये है, देखिए कि मैं ये मानता हूं कि मैं, मतलब इस बात से मैं, कि उनकी रचनाओं में, जैसे मैं एक अभी हाल में देख रहा था, एक उनकी रचना है एशियाई फ्लू चाचा। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे कोविड का जो पूरा दौर गुजरा है, इस कोविड के दौर को उन्होंने लिखा है कि हम लोग जो भारतीय लोग हैं, हाँ, अपना चाचा एशियाई फ्लू। देखिए उसमें क्या लिखते हैं, एशियाई चाचा आए हैं, मेरा मतलब एशियाई फ्लू से है, पुरखों ने बीमारियों को माँ बाप बनाने की प्रथा चला रखी है, चेचक को माता कहते हैं तो फ्लू को चाचा कहना रिश्तेदारी के हिसाब से बिल्कुल उचित है। यूं एक साहब कह रहे थे, जो लोग
बीमारियों से लड़ने के बजाय उन्हें माँ बाप बना लें, उनका भला भगवान ही कर सकता है। बात सही है, आदमी से हमने कभी अपना भला नहीं करवाया। बड़े बड़े आदमी हो गए हैं जो हमारा भला करने को उत्सुक थे, मगर कोई बता दे हमने उन्हें अपना भला करने की छूट दी हो। कोई आदमी अगर मना करने से नहीं मानता और हमारा भला करने पर उतारू हो ही जाता है तो हम उसे गोली भी मार देते हैं। तो देखिए कि ये यानी किस तरह से एक बात से दूसरी बात, और उसके बाद कितना विराट वितान आ जाता है, उसके बाद इसमें वो और बातें भी कहते चले जाते हैं। एक विषय जो मुझे लगता है परसाई जी ने इस पर काफी लिखा है, स्त्री विमर्श हमारा आज के समय में बहुत चर्चित और उचित ही चर्चित और केंद्रीय विषय बना हुआ है। पर स्त्री विमर्श की उनकी अपनी शैली है। वो दो बातों पर ध्यान देते हैं, एक तो स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और दूसरे उसकी सामाजिक, यानी वो अपने आर्थिक स्वतंत्रता हो, आत्मनिर्भरता हो, ताकि अपने सामाजिक निर्णय वो खुद कर सके। मुझे याद है कि हमारे जबलपुर में ऐसा होता था, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, बातचीत, तो जैसे मान लीजिए कि अंतरजातीय विवाह है, तो कुछ हमारे मित्र जो बड़े दिग्गज बौद्धिक थे कहते थे ये तो एक निजी मामला है, इसका क्या लेना देना है, ये कोई क्रांति थोड़े हो जाएगी इससे अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे। पर परसाई जी के लेखन में आप देखिए कि बार बार ये आता है प्रसंग कि कोई लड़की है जो हिम्मत करके अपनी जाति से बाहर शादी करती है और शादी करके अपना 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 निर्णय करती है, और अक्सर आप पाएंगे कि ऐसा तब होता है जबकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो। तो ये बात जो है बार बार, बाकी जो उसकी जैसे अकाल उत्सव में आप देखें तो जहां जहां वो आश्रित है, तो आश्रित के जब आश्रित है तो उसकी भूमिका क्या है कि अगर वहां अकाल उत्सव के समय जो इंजीनियर की पत्नी है, ओवरसियर की पत्नी है, ठेकेदार की पत्नी है, वो मना रही है कि इस बार फिर से अकाल पड़े तो हमारे जो ये हैं इनको मौका मिल जाए और ये उसमें कमा लें, लूट लें। तो एक चीज ये है, तो स्त्री की स्वतंत्रता पूरी मनुष्यता की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, एक पक्ष ये, और दूसरे ये कि जो आजकल, मैं फिर उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, पर आजकल स्त्री विमर्श में कई बार क्या होता है कि उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो कि उचित ही है कि स्त्री का अपने शरीर पर अधिकार है, अपनी देह पर उसका अधिकार, उसका ही अधिकार है, लेकिन ये है कि वो केंद्रीय प्रश्न बनाकर और एकमात्र प्रश्न बनाकर जब कई बार आता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला बिगड़ जाता है। परसाई जी हमेशा इस बात, उनकी एक बहुत ही अद्भुत रचना है, वो जरा वाइफ का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूँ, एक रचना है जहां पर वो बताते हैं कि किसी शहर गए, वहां किसी सज्जन ने आकर उन्हें बुलाया कि कल सवेरे अगर आप शहर में हैं तो नाश्ता करने मेरे यहाँ आइए, मेरी पत्नी भी आपकी बड़ी अच्छी पाठक है, हम भी हैं। जाते हैं, वहां पत्नी निकलती नहीं, अंदर से सांकल बजती है और नाश्ते की प्लेट लेकर के भाई साहब बाहर आ जाते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। परसाई जी लिखते हैं कि मुझे ऐसे अर्ध आधुनिक घरों का काफी अनुभव है और मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसे कुछ साल बाद लिखते हैं कि फिर मैं उस शहर में गया, फिर मुझे बुलाया गया, इस बार ये नहीं कहा गया कि पत्नी भी आपकी बड़ी अच्छी पाठिका है, और हम जब उनके घर पहुंचे तो कुछ ही देर बाद जब मैं इंतजार कर रहा था कि अंदर से सांकल बजेगी, तो वो एक स्त्री बाहर निकली, नाश्ते की और चाय की ट्रे लिए हुए, उसने मेरे सामने रखा, कहा मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपको बैठकर, आपके साथ बैठकर कुछ बात करती, सुनती, पर मेरे स्कूल का समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं आज मेरे पास समय नहीं, फिर कभी मुझे अवसर मिलेगा तो बड़ा भाग्य होगा, आप घर में आए, बहुत अच्छा लगा। जब वो चली गई तो उसके पति बोले कि वाइफ ने जरा ज्वाइन कर लिया है कि स्कूल में, आप तो जानते हैं आजकल एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता। फिर परसाई जी लिखते हैं, और ये परसाई, यहाँ ये परसाई कि भारत में नारी मुक्ति का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, स्त्री और पुरुष की समानता, मनुष्य की गरिमा, आदि आदि बड़े अच्छे अच्छे वाक्य कई लिख के वो कहते हैं, नहीं, भारत में स्त्री मुक्ति का सबसे बड़ा नारा है, एक की कमाई से पूरा नहीं। तो ये जब वो कहते हैं तो बताते हैं कि इसके ये भी एक रास्ता है, क्योंकि पूरा नहीं पड़ता इसलिए स्त्री काम करने निकलती है। तो काम करने निकलती है तो उसके पास अपने आप सामाजिकता भी आती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है, वो संसार में पहुंचकर अपनी जगह बनाती है और साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है। और फिर वो, आप एक लड़की 5 दीवाने याद करें, कई का जिक्र हो चुका है, कई जगह बार बार उनके यहाँ होता है कि जहाँ ऐसी स्त्रियां जो स्वयं निर्णय करती हैं, और स्त्रियों के साथ तय बात है कि अगर लड़की अपनी इच्छा से शादी कर रही है तो एक लड़का भी चाहिए कई बार जो कि अपनी इच्छा से कर सके, यानी एक स्त्री एक लड़के को भी एक सार्थक परिवर्तन की ओर ले जा सकती है, ले जाती है। ये बातें अब थोड़ी आज के ज़माने में हो सकता है लगे कि ये बहुत आसान सी सामान्य सी बात हो गई, हालांकि ऐसा है नहीं। अभी भी हमारे देश में जरा आप महानगरों से और नगरों से भीतर जाइए, गाँव कस्बों में जाइए और देखिए, अभी भी ऑनर किलिंग इस देश में होती है, अभी भी खाप पंचायतें यहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए इतना आसान कहना नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत ही उनका एक मार्मिक निबंध है जो मुझे लैम्ब का, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन है,
उस तरह का उनका निबंध है पहला सफ़ेद बाल। वो परसाई का एक अलग रूप है, जहाँ परसाई लिखते हैं कि मुझे सफ़ेद बाल दिखा और जो मेरी विरासत है मैं किसे सौंप कर जाऊँ। मेरा तो मतलब विवाह नहीं हुआ और मेरे कोई पुत्र भी नहीं है जिसको मैं दे जाऊँ। उसका वो लिखते हैं कि जो मेरी संघर्ष की विरासत है वो मैं अगली पीढ़ी को देता हूँ, क्योंकि पुत्र जो होते हैं, भविष्य जो है वो मेरा पुत्र है, भविष्य ही तो पुत्र है। भविष्य जो है उसको मैं अपना पाथेय अपने जो मैंने अर्जित किया है वो उसको सौंपता हूँ। तो ये देखिए एक बिल्कुल निजी से शुरू होकर बात कहाँ पहुँचती है। मैंने अति क्रांतिकारिता का, ठंडा शरीफ आदमी का, क्रोधित निराश का जिक्र किया, अकाल उत्सव, और एक उनका है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, उसको भी आप देखें, जिसमें ये बात भी आती है कि एक साहब मिलते हैं स्टेशन पर और हाथ में राख लिए हुए हैं, ये पूछते, और वो मार्क्सवादी व्यक्ति हैं, तो ये पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं प्रयाग जा रहा हूँ विसर्जन करने पिताजी का। तो बोले मुझे लगा आप मार्क्सवाद का विसर्जन करने जा रहे हैं। वो बोले अरे मैं क्या कहूँ भाई, बड़ी मुश्किल है, संस्कारों और शास्त्रों का संकट हो जाता है। तो इनके संक्षिप्त होने पर भी हमारे भाई विनोद साहब ने बात की थी, जो याद दिलाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखर में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो ये एक बात पूरी की पूरी निकल के आती है। और मैं अंततः जो बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि परसाई जी ने विचार को पचा लिया, उसी तरह से परसाई जी ने खूब पढ़ा, मतलब इतना पढ़ा कि एक जीवन में कितना समय उन्होंने दिया होगा उसको पढ़ने के लिए, और उस पढ़े हुए को भी उन्होंने पचा लिया। तो परसाई के यहाँ आप पाते हैं कि वहाँ उनकी विरासत में, उनके रचना संसार में, उनके विचार संसार में कबीर, तुलसी, मार्क्स, गांधी सब मौजूद हैं, सब आ रहे हैं, और सब मित्र की तरह आ रहे हैं, सब एक मित्र की तरह, सब मनुष्यता के पक्ष में खड़े होकर एक मित्र की तरह सामने आ रहे हैं। तुलसीदास का जिस तरह से उनके कोटेशंस वो लाते हैं, अकाल उत्सव का अंत याद कीजिएगा, अकाल उत्सव का अंत याद करिएगा, जहां वो तुलसीदास को कोट करते हैं, यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, वो मतलब ये त्रिजता को कोट करते हैं। तो वो संसार के, भारतीय ही नहीं, विश्व साहित्य और विश्व वांग्मय और ज्ञान का जो पूरा भंडार है, उसको उस पर निगाह रखते हुए, उसे पढ़ते हुए, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, राजनीति में इन पर विचार करते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए, जो माध्यम मिले, वो लेखन है, वो जैसा कहा गया विधाओं में कहानियां हैं, निबंध हैं, निबंधकार के रूप में वो बिल्कुल विशिष्ट और अनोखे हैं, और शायद हमारे शीर्ष निबंधकारों में बहुत आसान, हम उनको मानेंगे ही मानेंगे। इस तरह तमाम विधा, लेकिन अंततः उनकी जो चिंता है वो ये है कि उनके पास दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक दृष्टि है, एक तड़प है, एक उत्कंठा है। इसके लिए साहित्य और संवाद की उनकी भूमिका है, और इस भूमिका को निभाने के लिए वो लगातार बिना रुके, बिना थके उद्यत रहते हैं। और इसलिए परसाई जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, अपने विचारों के साथ, जीवन के इस अद्भुत वैविध्य को दर्शाते हुए अपने विषयों के साथ, और आम आदमी के मन तक, दिल तक उतर जाने वाली अपनी भाषा के साथ परसाई हमारे साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। यह परसाई जी का कौशल था कि हम उन्हें याद करने के लिए मजबूर हैं। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूरे विगत 100 सालों में अगर परसाई, प्रेमचंद के बाद अगर हम किसी के पढ़ने के लिए मजबूर हैं तो वो परसाई हैं, और याद करने के लिए परसाई हैं। और यही बात हमें आगे भी ले जाती है सोचने के लिए कि हमें समाज से कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है। ये बात, अगर मित्रों के पास कोई सवाल हो तो बात करें। और मैं तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि मैं यह बात बोलना भूल गया था, फिर भी अगर कोई सवाल उठ रहे हैं मित्रों के पास तो वो पूछें, उसके बाद हम आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ेंगे। सवाल तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये है कि जैसे सेवाराम जी और वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो लोग संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो 2-4 मिनट में बात अपनी रख सकते हैं। सवाल इसमें नहीं दिख रहा है, तो उस समय का सदुपयोग हम लोग इन दो लोगों को, अगर ये कुछ संबोधित करना चाहें तो संक्षेप में 2-4 मिनट बोल के हम लोग इन लोगों को सुन के फिर आभार की ओर बढ़ेंगे।
मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मैं वर्मा जी से आग्रह करता हूँ संक्षिप्त में 2-3 मिनट में अगर कोई बात प्रश्न उठ रहे हैं तो 2-3 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि राजीव जी को थोड़ा सा जाना है, एक अन्य कार्यक्रम में जाना है अभी 6 बजे के नीचे। वर्मा सर आपका माइक ऑफ है। सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, खासतौर से अभी शुक्ला जी ने जो बहुत ही विस्तार में विषय, विचार और भाषा को लेकर के जिस प्रकार से जो है किसी विषय में विचार की पैठ क्या हो या किसी विचार को खास तौर से व्यक्त करने के लिए विषय क्या चुना जाए और उसकी भाषा क्या हो, तो ये वही उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। और ये इस बात फिर साफ हुई कि अगर लेखक पूरी ईमानदारी से अपने अनुभव अनुभूति से व्यंग लिखता है या कोई रचना करता है, लेकिन अगर व्यंग की बात हो रही है तो व्यंग की रचना करता है, तो वो अपने पूरे अनुभव के साथ, ईमानदारी के साथ उसी भाषा के साथ आएगा जैसा कि वह स्वयं अपने जीवन में उतारता है, अपनों से कैसे बात करता है, अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो लेखन में भी इसी तरह से वो जुड़ेगा, बहुत अलंकार के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे शुक्ला जी ने बताया। मैं इसको फिर से इसी को प्रस्तावित करता हूँ और खास तौर से भाषा को लेकर के ही मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ परसाई जी का। बाकी विषय को भी तो हूँ ही, लेकिन भाषा को विशेष रूप से कि किसी विषय को भाषा में, अभिधा में कैसे साधा जाए। अभिधा सबसे बड़ी कला है व्यंग लेखन में, खास तौर से ये तो सभी के लिए है, लेकिन अभिधा से बड़ी कोई जो है एक जो बाकपन है, अभिधा का जो बाकपन है, इसका सादगी है, इसके अंदर सादगी का जो बाकपन है, उसको हम कैसे ग्रहण करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। परसाई जी की विरासत को हम समझते हैं कि बढ़ाना होगा। और मैं बहुत अधिक बात न कर करके हमने जो सीखा, जो अब तक सुना, जो परसाई जी को पढ़कर सीखा, आज भी जो हमने सुना, उससे हमें बड़ा लाभ हुआ और मैं इसी पर साथ अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और आवाज प्रदर्शन के पूर्व मैं शिवराम त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि शिवराम त्रिपाठी जी संक्षिप्त में मतलब 1-2 मिनट में अपनी बात करें, क्योंकि शुक्ल जी को 15-20 मिनट में एक कार्यक्रम में पहुंचना है, तो उस कार्यक्रम के वो अध्यक्ष है, तो उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि 1-2 मिनट में अपनी बात रखें। व्यंग धारा समूह की आज मैं चर्चा सुनता रहा। चर्चा क्या सुन रहा था, मैं शब्दों को लगभग पी रहा था। बहुत अच्छी सुगठित बातें हमारे सामने आई हैं। और मित्रों, सभी लोगों ने, तीनों मित्रों ने बहुत अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से बातें कही हैं। राजीव जी ने तो परसाई के विराट कैनवास को, भाषा को, विचारशीलता को, विषय प्रबंधन को बहुत कायदे से रखा है। और मित्रों, इधर एक चीज और हुई है, व्यंग लिखे जा रहे हैं तो अब सबके अपने अपने परसाई हैं। और परसाई को ठीक से न समझने के खतरे भी हैं। ये मैं एक बात रेखांकित कर देना चाहता हूं कि परसाई जी को ठीक से न समझे जाने के खतरे भी हैं। और व्यंग मित्रों, मेरे ख्याल से बहुत साहस की चीज है और व्यंग भाषा भर की चीज नहीं है। जैसा कि इधर व्यंग को भाषा में साधने का उद्यम किया जा रहा है, तो व्यंग भाषा को साधने की चीज नहीं है, विषय को, विचार को, जिंदगी को साधने की चीज है। बहुत सारे पक्ष हैं परसाई के। अभी तो परसाई जी पर बात शुरू हुई है, बात बहुत आगे तक जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे लेखक मित्र
विषय की भाषा की ओमटिंग कर रहे हैं, जैसा परसाई जी ने सारी चीजों को पचा करके लिखा है। और ये नहीं लगेगा उनके लिखने से कि उन्होंने बहुत उथली, परसाई जी बहुत गहरे आदमी है, उथले आदमी नहीं है। मैं आपसे केवल ये निवेदन कर देना चाहता हूँ, बार बार आत्मालोचन बहुत है परसाई जी में, और उन्होंने कहा भी कि मैं बेचैन तबीयत का आदमी है। तो बगैर बेचैन हुए कोई अच्छा व्यंग लिख सकता है क्या, ये मेरी समझ से परे है। तो आज की जो चर्चा हुई है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर और जमीन से मिली हुई चर्चा हुई है। व्यंग धारा समूह को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। अब हम गोष्ठी के अंतिम चरण में पहुंचते हो। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर रमेश तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे अतिथि वक्ता हैं, हमारे श्रोता हैं, उन सबका आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर श्री रमेश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। आज जो हमारी गोष्ठी थी हरिशंकर परसाई, विचार, विषय और भाषा, उस पर समय देने के लिए मैं श्री राजीव कुमार शुक्ल जी, श्री विनोद साहु जी और श्री कुंदन सिंह परिहार जी, इन तीन जो विशिष्ट वक्ताओं के साथ साथ डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, और इस हमारे व्यंग्यधारा समूह में कई नए साथी भी हैं जो समूह से बाहर भी रहने के बावजूद व्यंग्य के प्रति रुचि होने के कारण हमेशा इसमें सक्रिय रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी आरिफा एविस जी, दिलीप तेतरवे जी, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, अलका अग्रवाल जी, डॉक्टर तीरथ सिंह खरबंदा जी, जयप्रकाश पांडे जी, कैलाश राजपूत जी, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी, श्री परवेश जैन जी, राजेंद्र वर्मा जी, रेणु देवपुरा जी, सुबोध साव जी, तरुण गुहा नियोगी जी, राजशेखर चौबे जी, सौरभ जी, अभिजीत दुबे जी, कुमार सुरेश जी, अतुल कुमार जी, एसवी रानाडे जी थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, प्रभाशंकर उपाध्याय जी, गंगाराम राजी जी भी मैंने देखा काफी देर जुड़े रहे थे। तो इन सारे साथियों की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रोत्साहित करती है और हमारी दिशा को, हमारी उत्तरदायित्व को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी दिशा और अपनी नीयत को साफ रखते हुए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आप सब इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम निरंतर व्यंग्यधारा के इस मंच पर एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण और रचना धर्मिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका व्यंग्यधारा की तरफ से हार्दिक साधुवाद, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश अग्रवाल जी का भी आभार। और आज की गोष्ठी के औपचारिकता रूप के पूर्व में एक बात बताना चाहता हूँ। एसपी रानाडे जी बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और बहुत बड़े कॉमरेड थे पूरे अपने परसाई जी के साथ, और अपने विचारधारा साथ निरंतर अभी भी लगे हुए हैं। बहुत परिश्रमी जी हैं और उन्होंने अपना समय दिया। अब उनको शायद ठीक से पता नहीं होगा, किंतु अद्भुत व्यक्ति हैं। सैनी जी, मैं एक जिक्र कर दूं। हाँ। मैं बीएचयू का पढ़ा हूं। बीएचयू में मेरे एक सहपाठी जी डॉक्टर मल्लिकार्जुन जोशी जी, हाँ हाँ, वो उनका संकट ये भी था, उनका भी एक संकट था, उन्हें कहीं जाना था, पर वो जुड़े थे शुरू में, और वो बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस के वहाँ डीन थे वो, अब रिटायर वो भी हो गए, प्रोफेसर वहाँ रहे हैं वो, और खूब पढ़ते लिखते हैं। तो वो भी शामिल हुए थे और उनका मैसेज मुझे भी आया कि जितनी देर में रह पाया मुझे बहुत अच्छा लगा, भविष्य में फिर मैं जुड़ूंगा। नहीं, ठीक है। मैं उनका हृदय से, मैं लिखा है यहाँ पे है मल्लिकार्जुन जोशी जी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। और क्योंकि कई चीज़ें मतलब पटल पे आती है, एकदम से गायब आती थी, स्मृति हो जाती है, फिर भी मैं शुक्ल जी ने हमें याद दिलाया, उसके लिए मैं शुक्ल जी का भी आभार। और आज की गोष्ठी का औपचारिक रूप से मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ।